वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। तो जनाब क्या होता है कि सुबह सुबह जब आप बड़ी तेज़ रूटीन के साथ जो है शो पर आ रहे होते हैं तो 10 चीज़ें जो है वो आप डिस्कस भी कर रहे होते हैं और आपकी टीम भी जो है वो 10 चीज़ें आपको कह रही होती है कि जी आज हमने ये भी बताना है, आज हमने ये भी बताना है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा लगता है और बड़ा अच्छा लगता है कि हर कोई जो है वो इस तरीके से अपना इंटेंशन और अपनी जो पोटेंशियल है वो शो के लिए जो है वो दिखा रहा होता है। तो बड़ा ज़बरदस्त हमारा सिटी एट 10 शो, जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं ढेर सारी बातें। और जनाब आपको पता है कि जब मैं सेट पर आई ना तो मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने आके कहा कि भाई आज की जो मेन लीड्स हैं ना वो ये हैं और ये अहम खबरें आई हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल, वो हम अपने लोगों के साथ, अवाम के साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे भी पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम मौसम की, क्योंकि मौसम की बात हम हमेशा करते हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि हम मौसम की बात ना करें, क्योंकि कराची के लोगों का जो मूड है वो तो मौसम से ही चलता है। मतलब हम लोग तो वो लोग हैं कि अगर गर्मी है तो हमें गुस्सा आ रहा होगा, अगर सर्दी है तो हमें सुस्ती हो रही होगी। भाई इतनी सर्दी में कौन उठ के जाएगा, इतनी सर्दी में कौन काम करेगा, ओ गॉड, इतनी सर्दी में घर के काम कौन करने जाए, इतनी सर्दी में अब नाश्ता लेने कौन जाए। अच्छा ब्रेड ख़त्म हो गई है, कोई बात नहीं, पराठे बना लेते हैं घर में, अंडे नहीं है कोई बात नहीं जी, ऐसा करते हैं खाली पराठे खा लेते हैं। लेकिन सुस्ती इतनी है कि हमने बाहर नहीं जाना, हमने जाके जो है वो नाश्ता नहीं लाना, हमने जो है अच्छी सी ऑक्सीजन नहीं लेनी बाहर जाके। और गर्मियाँ हैं तो फिर यही प्रॉब्लम है कि जी बाहर से खाना मंगवा लें, इतनी गर्मी है। तो जनाब हमारे जो मूड है ना, जो कराची वालों के मूड है, वो चलते ही मौसम के ऊपर है। और मौसम अगर अच्छा हो, सर्दियाँ हों तो शादियाँ होती हैं, और शादियाँ हों फिर सालगिरहें हों, फिर हकीक़े हों, फिर दीगर इवेंट्स हो, तो फिर उन इवेंट्स के साथ साथ जो है इस मौसम में लोग इंजॉय भी करते हैं कि भाई गर्मी तो है नहीं, मज़े से पिक्चर्स खिंचवाएं, मेकअप भी ख़राब नहीं होता, फोटोग्राफर भी खुश, उसे भी कोई मसला नहीं होता। और आजकल मैं जितनी शादियाँ अटेंड कर रही हूँ, मेरे ख्याल में आप सारे भी उतनी ही सारी शादियाँ अटेंड कर रहे होंगे। और इतनी सारी शादियाँ अटेंड करने के बाद ना मुझे इतना सारा एक्सपीरियंस हो गया है कि अब शादियों में एक्चुअली होता क्या है। तो जनाब शादियों में जहाँ पर मेकअप, ज्वेलरी और बाकी दीगर चीज़ों की बातें हो रही होती ना, वहीं पर ऐसे पुराने रिश्तेदार भी आपको मिल रहे होते हैं जिनसे शायद आपकी उतनी बनती नहीं है। मतलब आपको लगता है कि नहीं नहीं, इनसे तो हम बात नहीं करते, या इन्होंने तो हमारे साथ प्रीवियसली वो किया था। तो हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि उसके कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जिनसे उनकी बनती नहीं है। तो मेरे भी ऐसे रिलेटिव्स होंगे ना, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बड़ी खुशी के साथ उनको मुस्कुरा के देखा और मैं देखती रही। और मैंने यही सोचा कि जब वो चाहेंगे और जैसा चाहेंगे, अगर बात करना चाहेंगे तो मैं ज़रूर बात करूँगी। इसलिए अपना दिल बड़ा रखें, लोगों के लिए अपना जो है ना एक परसेप्शन, अपनी थॉट का जो एक परसेप्शन होता है वो खुला रखें, ताकि आप माफ़ करें और आपका चेहरा जो है ना वो भी ग्लो करे। क्योंकि माफ़ करने से भी जो है ना वो स्किन अच्छी होती है। वो कैसे? क्योंकि जब माफ़ कर देते हैं तो स्ट्रेस निकल जाता है, जब स्ट्रेस निकल जाता है तो स्किन करती है ग्लो ग्लो। अच्छा, अब आज के ना मेन टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे प्रोड्यूसर आए और उन्होंने बताया कि जी आज जो अहम खबर है वो खबर ये आई है। वो खबर क्या है? पहले मैं डिस्कस करने जा रही थी आज बजट, कि जी खातून कम बजट में अपना घर कैसे चला सकती हैं, उसके ऊपर आ गई ये खबर। अब ये खबर क्या है? ये है आवाम पर महंगाई का एक और बम, अदविया की कीमतों में 300% इजाफा। इमेजिन करें कि पहले ही महंगाई बढ़ती जा रही है, पहले ही ख़वातीन को घर चलाना मुश्किल है, अब ये जो दवाइयाँ हैं इसके ऊपर 300% इजाफा कर दिया। आगे जान लेते हैं। अद्वियात की कीमतों में 300% इजाफा, महंगाई कम करने की दावेदार हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और तबाहकुन बम गिरा दिया। पेट्रोल बम हो गया, महंगाई का बम हो गया, अब दवाइयों का बम भी सामने आ गया। अच्छा जी, और ये नर्क जो है वो आसमान पर पहुंच गए हैं और मेडिकल डिवाइसेस पर भी 70% टैक्स आयद कर दिया गया। मतलब ये क्या है? ये तो मजाक है अवाम के साथ। और फिर महंगाई की शरह कई सालों की कम तरीन सतह पर ले आने के दावे करने वाली हुकूमत के एक इकदाम की वजह से मुल्क में अद्वियात की कीमतों में होश रबा इजाफा हो गया है। सो न्यूज़ ऑफ द डे कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, महंगाई में बिजली के बिल जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे होते हैं, बजट तनख्वाह में आपको पूरा करना मुश्किल हो रहा होता है। तो आप करें तो क्या करें? आज वो खातून जो कि घर में बैठी हुई हैं इस वक्त और उनके पास उनकी जो सैलरी है या उनके हस्बैंड की सैलरी है वो है कम, और उसके अलावा मसले हैं 10,000। जी हाँ, जब ये 10,000 मसले हों और उस पर आपकी तनख्वाह के अंदर गुजारा ना हो रहा हो, तो ये सारा चैलेंज उस आम खातून का है जो कि इस वक्त घर में बैठी हुई हैं और वो ये सोच रही हैं कि मुझे बिजली का बिल भी भरना है, गैस का बिल भी भरना है,
बच्चों की फीसेस भी पे करनी है, इसके अलावा मैंने अपने पॉलर का ख़र्चा भी निकालना है। जी हाँ, मेन बात यही है कि ख़वातीन अक्सर जो है वो जब पॉलर में आती हैं या शादियों में बैठी होती हैं या डिस्कशन कर रही होती हैं तो बड़े मज़े से वो ये बात कह रही होती कि सारे खर्चे निकल आते लेकिन हमारे पॉलर का ख़र्चा नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि हमारा जो महंगाई का सिस्टम है वो इतना बढ़ता जा रहा है। मतलब आप देखें, चीनी महंगी, पत्ती महंगी, दूध महंगा, आटा महंगा, हर चीज़ आवाम की पहुंच से ऐसे जैसे दूर होती जा रही है। लोग क्या करते हैं कि उस कम तनख्वाह के अंदर अपनी बहुत सारी चीज़ें माइनस कर देते हैं, जिसमें से सबसे पहले ख़वातीन के जो पॉलर का ख़र्चा होता है ना जनाब, वो माइनस हो जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें माइनस हो जाती हैं जिससे औरतें जो हैं वो कहती हैं कि जी हम सेक्रीफाइस करते हैं। तो आज मैंने इसका हल ढूंढा है। और इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि भाई आपकी कोई चीज़ बजट में से माइनस होने जा रही है, तो आप उस कम बजट वाली जगह पर चली जाइए, लेकिन चली ज़रूर जाइए। वरना यूजुअली ये होता है कि आपकी वो जो चीज़ है वो माइनस हो जाती है और कम बजट वाली जगह में जाके जहाँ पर आप पॉलर से 2, 3, 4, 5, 6 सर्विसेज लेती हैं, वहाँ पर कम सर्विसेज ले लीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखना ना भूलिए, क्योंकि सबसे पहले इंसान को अपने आप से प्यार करना चाहिए, उसके बाद दुनिया आपसे प्यार करती है। अब रंगों की बात कर लेते हैं। अच्छा, रंग जो है ना वो बड़ा मैटर करते हैं, तो जल्दी से मैं आपको कोई बताती हूँ कि रंग क्यों मैटर करते हैं इंसान की ज़िंदगियों में। हरा रंग जो होता है ना वो दिमागी सुकून के लिए होता है। बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं, क्या ये कलर थेरेपी क्या होती है, इससे क्या फ़ायदा होता है? जिससे बड़ा फ़ायदा होता है। अगर आपके इर्द गिर्द ग्रीन रंग है या आपने ग्रीन रंग वेयर किया हुआ है तो वो आपकी आंखों के लिए बड़ा अच्छा है, बड़ा बेनिफिशियल है, आपको सुकून देता है। इसके अलावा जहनी सुकून भी आपको मिलता है। एंड नेक्स्ट सवाल ये कि मर्दों को कौन सा कलर पसंद होता है? मर्दों को ज़्यादातर अपने ऊपर जो वो वेयर करते हैं ब्लू, ग्रे और ब्राउन पसंद होता है, और ख़वातीन के ऊपर वो जो कलर पसंद करते हैं वो है रेड। और ख़वातीन का फेवरेट कलर कौन सा होता है? ख़वातीन के मुख्तलिफ फेवरेट कलर होते हैं, जिसमें होता है पिंक और रेड सबसे ज़्यादा कॉमन। तो ये मैंने आपके साथ में आज इन्फॉर्मेशन शेयर की। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन भी है, और वो ये है कि हमारे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में क्या हो रहा है। हमने सोचा ज़रा इस बारे में भी बात करें कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में जो शादियां हो रही हैं उसका जिक्र हम क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, शादियां तो हो रही हैं लेकिन तनकीद भी बड़ी हो रही है। मतलब हमारी आवाम को ना पता नहीं क्या हो गया है कि जिस भी सेलिब्रिटी की शादी हो रही है उसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। तनकीद करें, लेकिन जहाँ तनकीद बनती है वहाँ तनकीद करें, जहाँ तनकीद नहीं बनती मेरे ख्याल में वो फिर अननेसेसरली हो जाता है। चलें, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम नीलम मुनीर के हवाले से। नीलम मुनीर हमारी बड़ी प्यारी सी एक्ट्रेस हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने ड्रामों में काम किया है, बड़ी मेहनत से उन्होंने अपना नाम बनाया। उनकी जनाब शादी हुई। अच्छा, अगर उनकी शादी के हवाले से मैं जो है ना आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो मैं आपको ये बताती हूँ कि नीलम मुनीर जो है उनकी शादी की जब पिक्चर्स सामने आई तो उसमें देखा कि उनके जो हस्बैंड हैं, लोगों ने उनके बारे में बात की कि अच्छा ये तो शायद पाकिस्तानी नहीं है, इनकी जो ड्रेसिंग है उससे तो लगता है कि ये किसी दूसरी कंट्री के हैं। और जब वो तस्वीरें आई और वो तस्वीरें जो हैं वो सारी की सारी वायरल होती गई और लोग उन तस्वीरों को देखते गए, तो उसके बाद लोग ये 100% इवन 200% श्योर हो गए कि हाँ जी ठीक है, उन्होंने शायद बाहर किसी मुल्क में किसी शख्स से शादी की है। फिर उसके ऊपर भी तनकीद हुई। अगर हमारे पास नीलम की पिक्चर्स हैं तो हम आपको पिक्चर्स ज़रूर दिखाएंगे और फिर साथ साथ बताएंगे भी कि नीलम मुनीर की जो शादी है उस पर क्यों तनकीद हो रही है। लेकिन सबसे पहले तो देखें नीलम कितनी प्यारी लग रही हैं। ये हैं जनाब नीलम के हस्बैंड, और ये इन्होंने अंगूठियाँ जो हैं वो एक्सचेंज की थी और उसके बाद जो है अच्छा स्टाइल भी बड़ा प्यारा लग रहा है नीलम का, फ़ोटोशूट्स भी बड़े प्यारे हैं। तो जनाब लोगों को लगा कि ये मुल्क से बाहर के इनके हस्बैंड हैं और पाकिस्तानी नहीं हैं, किसी और कंट्री के हैं। लेकिन बाद में पता चला कि भाई इनके हस्बैंड जो हैं वो तो पाकिस्तानी हैं और वहाँ पर दुबई में जो है वो काम करते हैं और दुबई पुलिस में है, यानी जिसको कहते हैं शुरता। तो इनके हस्बैंड है दुबई पुलिस में। उसके बाद फिर इनके ऊपर तनकीद शुरू हो गई। मतलब लोगों ने क्यों इनको मतलब हाईलाइट किया हुआ है, क्यों इनके ऊपर इतनी सारी तनकीदें की हुई हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। भाई अगर किसी ने अगर सिर्फ अपनी शादी की पिक्चर्स अपडेट की हैं और बायोडाटा नहीं बताया, सो आप खुशी में खुश हो जाएं, उसमें क्या इशू है। और अब जब पता चला कि जी वो
पाकिस्तानी है तो फिर तनकीद। उससे पहले जब पता चला कि जी वो मुल्क के बाहर के हैं तो उन लोगों की जानिब से कहा गया कि भाई नीलम ने तो जो है ना वो किसी बड़े रिच बंदे से शादी कर ली है, बाहर के बंदे से शादी कर ली है, पैसों के लिए जो वो शादी कर ली है। लेकिन अब जब पता चला पाकिस्तानी है तो फिर से तनकीद करना शुरू कर दी। तो एक ट्रोलिंग का सिलसिला जारी है। अभी ये तस्वीर आप देख सकते हैं, फुटेज आप देख सकते हैं जिसमें नीलम जो है बड़ी प्यारी लग रही है और बड़े मज़े का जो है उन्होंने ड्रेस वेयर किया हुआ है। तो जनाब ये तो है नीलम मुनीर की शादी की तस्वीरें, शादी की फुटेज जो हमने आपके साथ में शेयर की और साथ साथ ये भी बताया इतनी ट्रोलिंग क्यों भाई। खैर अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम अगेन से आपको अपडेट करने के लिए मौसम के हवाले से। मौसम सर्द है और सर्दी के मौसम में जो है वो दर्जे हरारत अप डाउन है, लेकिन अगर देखा जाए तो सुबह के टाइम पर जो है वो काफ़ी सर्दी लगती है। फिर उसके बाद 12-1 बजे के बाद मौसम चेंज हो जाता है। तो एक्चुअली इसके जो कितने सेंटीग्रेड रहता है, कितने सेंटीग्रेड नहीं रहता, ये हम जान लेते हैं। सो हियर वी गो नाउ। आज मौसम कैसा रहेगा? अच्छा जनाब, चलिए जी, आज मौसम कैसा रहेगा ये हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे, लेकिन अभी कुछ बात करते हैं हम सबा कमर और आमना शेख की। ये दोनों एक्ट्रेस बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं और ये दोनों एक्ट्रेस जो हैं कई सालों पहले एक ड्रामा सीरियल था मात, उसमें इकट्ठी हुई थी और अब ये दोबारा से जलन होने जा रही हैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर। अब ये सामने आने वाली हैं। अब देखना ये कि इन लोगों के क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे। और सबा कमर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस ऑफ आवर कंट्री। सो देखते हैं कि अब किस तरीके से जो है इनका ये ड्रामा सीरियल जो भी आ रहा है, शॉर्ट फिल्म है, ड्रामा है, क्या है ये, डेफिनेटली फिर क्या होता है इसमें, इनका क्या करेक्टर होगा। अगर हमारे पास इनकी तस्वीरें हो तो आप दिखाएं, बल्कि ये फुटेज है हमारे पास जिसमें सबा जो हैं वो बड़ी गर्मजोशी के साथ आमना शेख से जो गले मिल रही हैं और ये बता रही हैं कि भाई हम वापस आ गए हैं, इतने सालों बाद हम जो है ना वो साथ में काम करने जा रहे हैं। और बड़ा ज़बरदस्त जो है, दोनों बड़ा ज़बरदस्त, बहुत अच्छी स्टाइलिश लग रही हैं और दोनों एक्ट्रेस जो हैं ये हैं बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं। आमना शेख भी बेहतरीन एक्टिंग करती हैं। सबा कमर के तो क्या कहने जी, वो बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं और ये दोनों बड़ी गर्मजोशी से मिले हैं और सोशल मीडिया पर जो इनकी ये जो क्लिप है ये बड़ा वायरल हो रहा है और आपस में इन्होंने कहा जी हम दोबारा से एक साथ काम करने जा रहे हैं, यस वी आर गोइंग टू डू इट अगेन। सो यू नो, ये हमने आपके साथ में शेयर किया। अच्छा, बाबर आजम जो है उनसे रिलेटेड भी, उनके भाइयों से रिलेटेड भी जो है एक मज़े की वीडियो सामने आई है जो कि हमने आपके साथ अभी शेयर नहीं करनी है, लेकिन इस शो में थोड़ा आगे जाके। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई हमारे साथ हैं, आजिज़ भाई हमारे साथ हैं और इनसे डिस्कस करते जी टॉप स्टोरी। अशरफ भाई, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कल आए और उनका विज़िट था और उस हवाले से जाहिर सी बात है अब उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, उसमें क्या क्या हैपनिंग्स हुई, क्या अपडेट्स हैं, ये आपसे बेहतर कौन बताएगा। तो ज़रा बताइए कि कल क्या रहा, कल का दिन कैसा रहा? जी हाँ, इंतज़ार हो रहा था और बहुत सारे पहले भी वादे करके गए हैं। इस दफ़ा कराची क्योंकि फोकस रहता है, सबसे बड़ा माशी हब है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची का के दौरा किया है। सबसे अहम जो एक तकरीब रखी गई थी, जैसे स्टॉक एक्सचेंज जो है साल 2024 हमने दिया भी था कि दूसरी दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट बनी थी, उसकी हवाले से एक तकरीब थी, वहाँ खिताब भी हुआ और आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इसाक डार उन्होंने भी खिताब किया। लेकिन सब ने एक पेज पे सबको ये पैगाम दिया कि जैसे कि साल 2024 के 6 महीने जो हमने दिया था कि माशी अदद शुमार बेहतर हो रहे हैं और पाकिस्तान जो है दुरुस्त सिमत में जा रहा है। उन्होंने कहा कि ना अब इसकी जो फ्लाई है हम सब मिलकर इसको ऊंची उड़ान पे लेके जाएंगे, जैसे उड़ान पाकिस्तान को लेकर आए, वो मैसेज दिया। साथ में तमाम जो बिजनेसमैन जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और ये सारे थे और पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि पूरा मीडिया उनको कवर कर रहा था, तो जब वो आए तो एक पॉजिटिव मैसेज जब लैंड किए तो आजिज़ भाई भी बताएंगे, पूरी टीम सिंध की पूरी टीम जिसे बोलते हैं, गवर्नर सिंध थे, वजीर आला सिंध मौजूद थे, टीम वहाँ मौजूद थी। फिर जहाँ लैंड हुए वहाँ इट विल टेक के ना आधे घंटे की वहाँ मीटिंग हुई है जो ऑफिशियल थी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ने वफाक की और सूबाई गवर्नमेंट की। वो मीटिंग होने के बाद फिर वो गए तो एक्टिविटी थी मुख्तलिफ जगहों पे। आगा खान यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे जो नए जो चीज़ें कर रहे हैं उनको आगाही दी। वहाँ पे भी पैगाम दिया कि पाकिस्तान सेहत के शोबे में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, हमें मज़ीद इसको आगे लेके जाना है, उसके लिए वफाक की जो सपोर्ट होगी वो फराहम की जाएगी।
फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से निकले, फिर गए स्टॉक एक्सचेंज। हाँ। तो स्टॉक एक्सचेंज में जाके उन्होंने जो, एक तो आपको पता है सबसे बड़ा फ़ख्र ये है कि स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख की जो अहम सतह है वो अबूर कर गया है। हाँ। और पूरी दुनिया में, हाँ, हाँ, और दुनिया जो है उसको देख रही है। मैं आपको बताऊं कि अगर हम देखें जो दुनिया में, पूरी दुनिया में दूसरी जो है बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली पाकिस्तान स्टॉक हाँ, एक्सचेंज, क्योंकि बहुत तेजी में, बहुत सिंपल सा है, 50,000 पे मार्केट थी, 1 लाख से ऊपर अब ट्रेड हो रही है, जो 1 लाख का पॉइंट है। हाँ। और ये आप अगर देखेंगे गूगल पर डाल के तो दुनिया में जो आपको टॉप ट्रेंड में जो आ रहा है, जो देखा है सबसे ज्यादा इंडियन मार्केट ने हमें देखा है कि क्या वजूहत हैं, ऐसा क्या हो गया है, लोग सवाल यही उठा रहे हैं। फिर उन्होंने वहाँ पे जो पैगाम दिए, माशियत शुमार, तिजारती खसारा कम हुआ है, करंट अकाउंट जो आपको पेमेंट करनी है वो बेहतर हुआ है, साथ में आपकी बरामदात बढ़ी हैं, इम्पोर्ट बिल कम हुआ है, और जो हम अखराजात हैं जो बेसिक दूसरी चीज़ों में, गैर ज़रूरी चीज़ों में जो खर्च करते थे वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ के लोग भी जो है, आपने देखा है ट्रेंड चेंज हुआ है हमारे यहाँ भी, लोकल जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल बढ़ गया है। जब लोकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल बढ़ता है तो इंपोर्ट जो है वो कम होती है, क्योंकि इंपोर्ट के लिए आपको डॉलर पे करना होता है। तो ये सारे पैगाम जो यहाँ पे दिए, पूरी जो टीम आई हुई थी उन्होंने जो आके पैगाम दिया, और स्टॉक एक्सचेंज में भी देखें तो आजिज साहब भी उसमें बताएंगे कि बिल्कुल, अभी पूछते हैं आजिज भाई से। हाँ, हाँ। मतलब मैं वो देखूं कि सब एक पेज पे नजर आ रहे थे, फ्रॉम एंट्री, फ्रॉम लैंडिंग, और किसी भी पॉइंट पे कि पूरी टीम साथ चल रही थी। उसके बाद अगला एक स्टेप था बीच में, वो मैं गुप्त रखा है क्योंकि आजिज साहब बताएंगे, क्योंकि वो उसको देख रहे थे। तो एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वजीर आजम का कराची आए तो उन्होंने एक जाके मुलाकात की, मुलाकात आजिज साहब बताएंगे। चलिए जी आजिज भाई, ये जो इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट की है ना अशरफ भाई ने, ये गुप्त वाली बात है, जरा ये गुप्त खबर शेयर करें हमारे साथ। देखिए कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि कल जो वजीर आजम का दौरा था सिर्फ माशी एस्पेक्ट में था, जो अशरफ भाई ने बताया, लेकिन उसके कुछ सियासी रिफ्लेक्शंस भी हुए। अच्छा। जो उस तरह रिपोर्ट तो नहीं हुए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल। कि सिंध के सीनियर वजीर, पहले तो वजीर आला का खाना था वजीर आला हाउस में, जो रिपोर्ट नहीं हुआ, उसकी कोई वीडियो भी जारी नहीं हुई, लेकिन मुराद अली शाह ने जोराना दिया इस पूरी टीम को जो वजीर आला हाउस में था। उसके बाद वजीर आला हाउस से निकल कर किसी को पता ही नहीं था कि वजीर आजम की पूरी टीम शर्जील इनाम मेमन के घर पहुंच गई। अरे वाह, ये क्या बात है, ये तो सब हैरान रह गए कि ये क्या हुआ, क्योंकि ये कोई शेड्यूल भी नहीं था, और ये एक अचानक सा एक दौरा था जिसमें इनके हमरा वफाकी वज़रा की पूरी टीम थी, गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध। अच्छा, जब वहाँ वजीर आजम पहुंचे तो पीपल्स पार्टी की पूरी क्रीम मौजूद थी वहाँ पे। अच्छा। यानी सैयद खुर्शीद शाह जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन लीडर हैं, वो वहाँ पे मौजूद, स्पीकर सिंध असेंबली वहाँ पर मौजूद, सूबाई काबीना के अराकीन वहाँ पर मौजूद, पीपल्स पार्टी के सीनियर जो अराकीन असेंबली हैं वो वहाँ पर मौजूद। शर्जील इनाम मेमन और उनके बेटे रावल ने जो है इस्तकबाल किया बाकायदा। अच्छा। और यहाँ खाना भी था, लेकिन वजीर आजम ने कहा कि खाना पोते की आमद भी हुई है ना शर्जील इनाम मेमन के। अच्छा, बता रहा हूँ। तो वजीर आजम साहब ने वहाँ बबांग दोल कहा कि भाई मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ कि शर्जील इनाम मेमन साहब दादा बन गए हैं, ये सबसे बड़े दादा हैं, लिहाजा मैं इनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। हमारी तरफ से भी बहुत मुबारक। हाँ भाई, हमारी टीम की तरफ से भी गुफ्तगू भी हुई है। तो मैं आपको एक सियासी रिफ्लेक्शन से बता देता हूँ छोटे से। इस मुलाकात के बाद अशरफ भाई ने खबर दी कि इस्लामाबाद से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है वफाकी वजीर मवासलात की, जिसमें उन्होंने कहा है कि हैदराबाद सखर जो मोटरवे है उसका काम हम शुरू करने जा रहे हैं। कराची टू हैदराबाद, हैदराबाद टू सखर जो मोटरवे का प्लान है। ये आप रिफ्लेक्शन देखें इस छोटी सी मुलाकात की कि मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सियासी बातें भी हुई हैं। यकीनन जब सिंध की पूरी क्रीम से वजीर आजम बैठे हैं तो सिंध के तरक्याती मंसूबों पर बात हुई है, वफाक के साथ जो मामला चल रहे हैं। लेकिन इसमें आजिज भाई, इसमें एक ये भी हो सकता है कि सिंध असेंबली में 2 दिन पहले आए गए, 2 या 1 दिन पहले शर्जील इनाम मेमन जो है वो इस हवाले से बात कर रहे थे कि सखर की जो रोड है वो पाकिस्तान की सबसे बुरी रोड्स में जो है उनमें शामिल है। तो मुझे लगता है वो सिंध असेंबली में जो उन्होंने बातें की थी ना, पहुंच गई वो। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि चलें आप, ये रोड बनाते हैं हम। एक करारदाद मंजूर की है सिंध असेंबली में गुज़िश्ता रोज, जिसमें
बड़ी बड़ी तकारीर हुई। शर्जील इनाम मेमन ने वफाक की हुकूमत पे तनकीद की थी उसमें, और कहा था कि वफाक से इनके साथ ज्यादतियां कर रहा है, ये जो सक्खर हैदराबाद मोटरवे है वफाक की हुकूमत नहीं बना रही, हमारे साथ ज्यादतियां बंद करें। तो ये बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट रेज किया कि ये उसका अजाला हो गया, उसका अजाला हो गया, अजाला हो गया कि और बड़े जो है ना गुस्से के साथ वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की सबसे बुरी रोड है यहाँ पे जो सक्कर से आगे तक जाती है। बैक खड़े हुए हम देखें, माशी हब है और यहाँ से तमाम माल आपका अंदरूने मुल्क जाता है। सही। और आप हैदराबाद क्रॉस करें, जैसे भी मोटरवे, मैं उसको मोटरवे नहीं कहता हूँ, कराची टू, क्योंकि अभी जो प्लान बन रहा है जो आजी साहब ने जिसका जिक्र किया, वफाकी वजीर मवासलात जो हैं, उन्होंने जो ऐलान किया है कि प्लान ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इनटेक करेंगे कि आप आए बनाए। अच्छा क्या है, KPT से जो पोर्ट से आप लेकर आएंगे लिंक रोड, क्योंकि हमारा मलिर एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं रेडी है, और आजी साहब ने कल उसको ब्रेक भी किया है, तो वहां से वो कनेक्ट करेंगे पोर्ट से मलिर एक्सप्रेसवे से। मलिर एक्सप्रेसवे सीधा लेके जाएगा काठोर तक, यानी कि DHA सिटी तक, और वहां से वो मोटरवे को कंटिन्यू करेंगे, वहां से हैदराबाद टू सक्कर, और सक्कर मुल्तान मोटरवे मौजूद है। अगर ये बन गया, आपको मैं बताऊं, अगर ये टाइमली बन गया जो ये बोल रहे हैं, क्योंकि शर्जील इनाम मेमन जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, क्योंकि अगर इंटीरियर को अगर आपने बना दिया, और ये जो मोटरवे हमें चाहिए, आप देखें ना पूरे पंजाब में बनी हुई है, सिंध में क्यों नहीं है, और किसने बनानी है? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने नहीं बनानी है, कैटेगोरिकली मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, वफाक ने बनानी है, और वफाक ने अपना हिस्सा नहीं डाला है। और 20 साल से कोई भी काम यहाँ पे जो बड़े मंसूबे हैं, क्योंकि आप अगर पूरा जाल बिछा रहे हैं, पूरे पंजाब में जाल आप डाल दें मोटरवे के, लेकिन अगर आपने सिंध को नहीं डाला, सिंध कनेक्ट ना सीपैक से होगा, ना आपको किसी भी इंटरनेशनल रूट पे होगा, कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अब इसको अगर सीपैक के थ्रू कनेक्ट करना है, वन बेल्ट वन रोड पे, तो उसके लिए आपको कराची से लेके सक्खर तक पूरा मोटरवे, जैसे आपने देखा होगा, मैंने सफर किया, कसम से मेरा दिल जो है ना देख के तो खुश हुआ, लेकिन सक्खर वाली साइड पे मैंने नहीं सफर किया। अब मुल्तान, सक्खर टू मुल्तान जाए, आप छोड़ दें गाड़ी को, आप ऐसी रोड बनी हुई है। सही। आप वो इस्लामाबाद जा रहे हो, मोटरवे मेन उस पे गाड़ी आप देखें, गाड़ी हिल के दिखा दे, आप लगते हैं बाहर मुल्क में आ गए। तो ये यहाँ का क्या कसूर है? देखें, सूबे का काम नहीं होता है कनेक्टिविटी होता है वफाकी हुकूमत का। वफाकी हुकूमत जो आके जो ऐलान करके जाती है ना, कराची कमा के देता है। कराची जो सिर्फ पोर्ट से 350 अरब रुपए कमाता है, जो गवर्नमेंट को देता है। जो आप इंपोर्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स, वो क्या होता है कि जो ये पोर्ट एक्टिविटी से जो आपका डैमेज हो रही है चीजें, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स जो नाफिज है 1.8% हर इंपोर्ट पे टोटल इनवाइस पे टैक्स करता है। साल के वो जमा होते हैं 350 अरब। क्यों नहीं लगाया आपने? आप क्यों खा गए? ये हमारा हक है, सिंध का हक है, आप दें। और शर्जील इनाम मेमन क्योंकि एक्साइज मिनिस्टर भी रहे, मैं जब वो मिले उनसे ये सवाल, उन्होंने कहा भाई हमारा हक जो मारेगा हम छोड़ेंगे। उन्होंने बहुत स्ट्रेट बोला था, जिसके ऊपर उन्होंने मजबूर होकर जो भी है ये, और ये मोटरवे आपको फिर से बोल रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट का काम नहीं है। आजिज साहब भी आजिज भाई थोड़ा सा जरा ये बताएं, क्योंकि ये हमेशा इस तरह की बात होती है कि हम जो आम आवाम है उसको तो यही लगता है ना कि भाई ये मोटरवे वाला जो क्राइटेरिया ये सारा किसके हाथ में, सिंध गवर्नमेंट के हाथ में है या फिर ये आगे फेडरल है, क्या जरा सा थोड़ा सा बताएं। देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी वफाकी इदारा है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी पूरे पाकिस्तान, जितने भी वफाकी इदारे हैं वो पूरे मुल्क के लिए होते हैं। सही। तो ये सिंध हुकूमत का और ये जो हैदराबाद टू सक्कर मोटरवे है, ये आजकल का मंसूबा नहीं, ये बरसों पुराना मंसूबा है, और बरसों से लटका हुआ है। लिहाजा अशरफ भाई ने तो कराची की बात कर दी, मैं कह रहा हूँ कि अगर हैदराबाद टू सक्कर कंप्लीट हो जाता है, सही, और मोटरवे कराची का मौजूद है, इधर से मलिर एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये सारी कनेक्टिविटी हो जाएगी। यहाँ से आपका ये सिर्फ सक्खर नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान है, क्योंकि सक्खर से आगे मोटरवे मौजूद है। यानी आप कराची से निकलेंगी और आप बराह रास्त इस्लामाबाद यहाँ से, मतलब बिल्कुल बेहतरीन शारा मोटरवे के थ्रू आप इस्लामाबाद तक जा सकती हैं। और 8 से 9 मतलब इस्लामाबाद का 8 से 9 घंटे का आपका सफर कम हो जाता है। जो इस वक्त ये शर्जील इनाम में बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इस वक्त जो नेशनल हाईवे है हैदराबाद से आगे, बहुत ही बुरा हाल है उसका। इतना बुरा हाल है कि 20, 25, 30 के रफ्तार से ज्यादा गाड़ी नहीं चल सकती। ये हशर है वहाँ, क्योंकि हेवी ट्रॉलर्स और हेवी ट्रैफिक भी वहाँ से ही गुजरता है, तो ये बड़ा बुरा हाल है।
और मैं कह रहा हूँ कि ये सिंध के साथ नाइंसाफ़ी है। शर्जील इनाम मेमन दुरुस्त कह रहे हैं कि दीगर मुल्तान में भी मोटरवे बन रहा है, फैसलाबाद में भी बन रहा है। हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान हमारा है, खुशी की बात है, हर जगह बनने चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि सिंध आपका मुल्क का सबसे अहम सूबा है, कराची आपकी सबसे बड़ा तजारती हब है, आपका सबसे ज्यादा आपको टैक्स देने वाला शहर है। से ज़ायद हम जो है वो टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके देते उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जैसे अलीम खान की कल खबर आई है तो कह रहे हैं कि इसी साल 2025 में ही इसका काम शुरू हो जाएगा। अल्लाह करे ये हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। आजी साहब वो बोलूँगा ज़रा वो शर्जील साहब को मुबारकबाद भी हम लोग भी दे दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आजिज़ भाई से शुरू कर लेते। बिल्कुल आजिज़ भाई मुबारकबाद भी दे रहे थे शर्जील इनाम मेमन को पोते की पैदाइश पे। जी ज़ाती तौर पे हम उनको दे भी चुके हैं, लेकिन हम अपने प्रोग्राम के थ्रू भी उनका जो बेटा है रावल शर्जील उनको बेटा हुआ है और उनकी शादी में भी हम शरीक हुए थे। कुछ ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ है अभी। वैसे ये है कि शर्जील इनाम मेमन की तरफ से कार्ड्स वगैरह जो है ना सब साल डेढ़ हुआ है और बड़ी धामधूम से उनकी रावल की शादी हुई थी। उसमें भी मीडिया और हर तरह के लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी। आसिफ जरदारी थे, बिलावल भुट्टो जरदारी थे, बहुत सारे लोग थे। तो बहरहाल मुबारकबाद और ये बहरहाल खुशी की खबर है। हमने भी आके वज़ीर आज़म ने दे दी और सरप्राइज था वो। जी हाँ, एक सरप्राइज देके गए और बाकी जो कहा कि हम आपके साथ हैं सारी चीजें, क्योंकि जो हम ये बातें करते करते थोड़ा जो गए तो क्योंकि दुख है ना। और आप ये देखें तमाम बिजनेस कम्युनिटीज हर कोई ये डिमांड करता है। अब मसला ये है कि हम भी जाके उनको ये बोलते हैं कि फिर वही बात कि हमें राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम जाके गलत जगह जाके दरवाजा खटखटाएंगे और मुझे जाना है कहीं और तो खटखटाते रहे, मैं गलत जगह जा रहा हूँ। यहाँ आके सब लोग उनको मैं बोलता हूँ कि भाई आप सिंध गवर्नमेंट पे इल्जाम नहीं डालें। मोटरवे जिम्मेदारी कैटेगोरिकली फिर बता रहा हूँ वफाकी हुकूमत की है। वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए, सिंध के लिए पूरा, मतलब हम बात करें सिंध के लिए मेजर जो आपके ये मोटरवेज थे कभी काम नहीं किया। ऐलान आप सुन रही होंगी, ऐलान जो है ना मुझे इतने याद हैं वफाकी बजट में। आजिज़ भाई वफाकी मोटरवे 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 तो मोटरवे आप दे दें भाई। अगर आप आए हैं वन पेज पे आए हैं, सिंध को उसका हक दें। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स है, आप ये जो बातें कर रहे हैं ना कि ये पैसे और हम दे रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं। सिंध खुद कमा रहा है, सिंध कमा रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं। मैं सिर्फ एक साल के 350 अरब रुपए गिनवा रहा हूँ। 10 साल पे जाएंगे तो पता है कितने बनते हैं? 3500 अरब रुपए। तो सिंध वो 3500 अरब रुपए मांग रहा है कि मुझे दो और लगाओ मेरे ऊपर। वफाक अगर अपना सारा पैसा लगा रहा है अपने ऊपर तो सिंध को उसका हक दिया जाए। जो मुराद अली शाह साहब जो सीएम हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, हमेशा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब बजट के बाद हुई है उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है, जो मुझे याद है क्योंकि हर बजट के बाद मैं कवर करता हूँ। और आजिज़ साहब यहाँ पे जो हम 4 साल से हम कर रहे हैं, वो हमेशा से ये कहते हैं कि सिंध को उसका हिस्सा दिया जाए। गैस डेवलपमेंट में जो पैसे मिलते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। आपका ये जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका काम नहीं है, वफाक का। न्यूयॉर्क पोर्ट सिटी जो है न्यूयॉर्क, वो पोर्ट सिटी कहलाता है। पोर्ट से जो भी पैसा कमाते हैं ना न्यूयॉर्क सिटी पे लगता है। आप जाके देखें किसी भी जगह पोर्ट न्यूयॉर्क को बना रहा है। पूरे न्यूयॉर्क को कौन बना रहा है? पोर्ट एक्टिविटी से। तो कराची से लेके पूरा सिंध की अगर हम बात करें, पूरा सिंध, क्योंकि ये जो रोड कनेक्टिविटी है मोटरवे की, ये कौन बना सकता है? सिर्फ आप पोर्ट से जो कमा रहे हैं आप लगा दें। आपको किस बात का एहसान करना है भाई? हमें कोई एहसान नहीं चाहिए। हमारा जो हक है पूरे सिंध का हक है, वो आप 350 अरब का जवाब दें। चलें बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सिंध का हक उसको दें डेफिनेटली। और कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान में मिनी पाकिस्तान कहा जाता है और बैकबोन की हैसियत रखता है। तो बहुत जो है वो अच्छी गुफ्तगू है हमारी टीम की तरफ से भी। शर्जील इनाम मेमन को पोते की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो जनाब जैसे ही सुबह शो शुरू हुआ और महंगाई का बॉम्ब जो है वो सामने आ गया और इंट्रो में भी फिर बताना पड़ा कि जनाब 300% इजाफा कर दिया गया है अद्विया की कीमतों में। मतलब आवाम जाएं तो जाएं कहाँ, और समझ में नहीं आता कि पहली बजट में जो है वो घर चलाना इतना मुश्किल होता है। अब दवाइयाँ भी महंगी, मतलब सौदा सब सारी चीज़ें इतनी महंगी हैं। आजिज़ भाई आपसे ही मैं शुरू करती हूँ, ज़रा बताएं कि ये अब मतलब ये तो छोड़े ना, ये तो बात ही करना फजूल हो गई है कि भाई महंगाई हो गई। महंगाई तो है ही, और ये 300% इजाफा मतलब ना समझ में आने वाली बात है। अवाम को आप कोई मशवरा दे दें कि अवाम क्या कर ले देखिए दवाओं का तो, क्योंकि जिन्होंने महंगा करना है उन्होंने तो महंगा करना है, उनको अवाम की क्या परवाह। अद्वियात की तो मैं आप समझेंगे मुतासिरीन हफ्ते में या 15 दिन में दवाएं खरीद करते रहते हैं। अच्छा, लेकिन आप
मैं एक ही मेडिकल स्टोर से बड़े अरसे से खरीद कर रहा हूँ, लेकिन आप 15 दिन के बाद जब जाती हैं ना, तो वही टैबलेट जो 50 रुपए की होती है उसकी 5-10 रुपए कीमत बढ़ गई होती है। अच्छा। और गुज़िश्ता कोई साल से, अगर एक साल का भी अंदाजा करूं, इधर आप 350% बता रही, 300%। मैं तो समझ रहा हूं कि गुज़िश्ता साल, 1.5 साल, 2 साल में अद्वियात की कीमतें डबल से भी डबल हो गई हैं। यानी इतनी ज्यादा कीमत बढ़ गई है। आज से 2-4 साल पहले हम पॉनस्टान, एक नॉर्मल में बात करूं ताकि आम आदमी समझ सके, पॉनस्टान, पेनाडोल हर घर की टैबलेट है जो मौजूद होती है। आज से 2 साल 3 साल पहले 10 रुपए 15 रुपए की एक पैकेट थी, 10 टैबलेट्स 100 रुपए की हो गई है। यानी ये तो 1000% से भी ज्यादा हो गया ना। मतलब इतनी अद्वियात, और दूसरा फिर जाली अद्वियात, यानी जाली अद्वियात भी आ गई है। ये कोई आजिज भाई बिल्कुल आपकी इस बात को मैं बिल्कुल कहूंगी कि आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि एक तो महंगी दवाइयाँ और ऊपर से जाली दवाइयाँ। मतलब आप एक बंदा, एक गरीब आदमी दवाइयाँ खरीद के ला रहा है, इतनी महंगी दवाइयाँ खरीद के ला रहा है, उसको ये पता भी नहीं है कि ये जाली अद्वियात हैं, इससे कितने ज्यादा नुकसान होंगे। ये इसका तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, वजह है ना, नहीं है। जैसे जैसे रियल दवाएं महंगी होंगी, उसको सस्ती करने के लिए मार्केट में जाली अद्वियात लेकर आ जाएंगे। यानी एक टैबलेट है जो इसकी कीमत 100 रुपए है, लेकिन वो 2 नंबरी बन के मार्केट में 50 रुपए आ रही है ना। तो आम आदमी, जो आम, ज़ाहिर है कि हमारे पास ये अंदाजा नहीं, आम आदमी जाके उसी स्टोर से खरीदेगा जहाँ सस्ती मिलेगी। कि ये जो सिलसिला हुआ है, निगरान सेटअप आया था काकड़ साहब वाला, ये होता है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी प्राइस मैकेनिज्म अद्वियात की। सही। काकड़ गवर्नमेंट ने आके ये जो प्राइस कंट्रोल है वो खत्म कर दिया, ओपन मार्केट छोड़ दिया। अच्छा। भाई इसकी हम 6 लोग बैठे हुए हैं, हम अलग अलग हैं, आप अपनी मर्जी से दें भाई कॉस्टिंग। तो उन्होंने वो जो प्राइस हुई है काकड़ साहब की निगरान सेटअप में, वो खत्म हुआ। उसके बाद जो कॉस्टिंग है उन्होंने आवाम पे मुंतकिल, पहले तो भाई कंट्रोल था ना, लगाम डाली हुई थी। सही। वो खत्म हुआ, उन्होंने ओपन मार्केट छोड़ा, सब आ गए। तो अब मैं आपको बताऊं कि जो ये काकड़ साहब के बाद जो हुआ था, तो 200% का इम्पैक्ट हुआ था उसके बाद से अब तक। अब ये करंट जो हुआ है, तो टोटल उसका जो बताने, टोटल काकड़ साहब के ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म खत्म करने के बाद 300% बढ़ी है। और इसमें सबसे बड़ी बात जैसे ये बता रहे हैं, अभी मैं वही देख रहा था, इंसुलिन का हो गया, शुगर के लिए जो दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की हो गई, कैंसर की हो गई, दिल के अमराज की अद्वियात हैं। जो देखें, जो आप रोज दवा खाते हैं, जो दिल के मरीज होते हैं, उनकी दवाइयों में 300% का कीमत का इजाफा जो है, इम्पैक्ट देखें। उसके साथ यही नहीं, जो डिवाइसेस हैं जो इस्तेमाल होती हैं, उस पर भी 65 to 70% ड्यूटी वगैरह लगाई बजट में। अब आप सोचें अगर 1 लाख की वो डिवाइस है तो कितनी हो गई, वो 1,65,000 उसके ऊपर वो लगा। मतलब आप अगर कुछ कर रहे हो तो आप भाई कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं हो, आप गरीब मुल्क को भीख मांग रहे हो आप। सही, बिल्कुल। और उसके लोग भी गरीब हैं। जिस मुल्क के आप यहाँ पे टैक्सेस लगा रहे हैं, एक लिमिट तक करेंगे ना। सेहत की अगर हम बात करें, मेरी सिस्टर आपको बताया था, वो कनाडा में, दोनों सिस्टर कल रात को बात, वो परेशान है इस वक्त, क्योंकि वो बताऊं कि वहाँ के जो वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडन, उनको हटा दिया गया, यानी उन्होंने खुद, अब सबको पता है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब वो क्या है कि वो जो ओवरसीज थे ना, जो वहाँ रहते हैं, उनकी बहुत सपोर्ट करते थे वो। सही। तो वहाँ के लोग हैं कि भाई मेरा टैक्स का पैसा उधर क्यों लगा रहे हो, कह रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि भाई वो हमारी मईशत को अच्छा कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो टैक्स। और कनाडा में मेरी भी खाला रहती है अशरफ भाई, वो लोग ये कहते हैं कि अगर हम वहाँ पर टैक्सेस पे करते तो रिफॉर्म की सूरत में हमें हेल्थ पे भी मिलता है, एजुकेशन पे भी मिलता है, यहाँ फ्री है, तो क्या मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे ये बोला कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर से इसकी मदद जो पैसे ले रहे हो, किस बात का आप हक जता रहे हो, हमें 2 सिंध का है वो, आप दो। उसी तरीके से वहाँ पे लोग पूछते हैं जो हम टैक्स दे रहे हैं कहाँ लगा रहे हो, तो वो बता रहा है भाई मैंने यहाँ लगाया, मैंने सेहत पे लगाया। आप यहाँ बताएं ना कि क्या लग रहा है यहाँ पे जो बजट है सेहत का या तालीम का, वो जब जाके बोलो भाई उसको बेहतर कर दो, तो कहते हैं वो लोग इतने उनकी तनख्वाहों में चले जाते हैं, अब जाओ कोई काम नहीं होगा। तालीम और सेहत का तो जितना बुरा हाल आजिज भाई, आप इसको बाज़ाब्ता तौर पे, मतलब आप तो गहरी निगाह रखते हैं इन मामलात पे, कितना बुरा हाल है। स्पेशली कराची के आप एरियाज़ में चले जाएं
तालीम का और सेहत का। हम तनख्वाह पेशा लोग हैं ना, सच ये है कि तनख्वाह का बड़ा हिस्सा या तो अद्वियात पे खर्च हो जाता है या फिर बच्चों की फीस पे खर्च हो जाता है। सही। आप अंदाजा करें कि अगर मेरी आधी तनख्वाह, आधी से ज्यादा तनख्वाह इन सिर्फ दो सब्जेक्ट यानी सेहत और तालीम पे जाती है, तो बाकी मैं घर के अखराजात कैसे मेंटेन करूंगा? किराए का घर है, उस किराया देना है, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हो रहा है, रोज का खाना पीना भी है, दीगर अशिया भी हैं, आपका घर का राशन है, ये सारे मामलात एक बंदा जो 30,000 40,000 पे कमा रहा है वो कैसे इस माशरे में मेंटेन कर सकता? कुछ सोच ही नहीं सकता। 30-40 हज़ार पे अगर तनख्वाह है वो तो उसका सिर्फ राशन में खर्च हो जाते हैं। घर का किराया भी छोड़ दें, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी छोड़ दें, आप एजुकेशन भी छोड़ दें, फीसों पे मुझे एक और बात भी याद आ रही है, जो महकमा तालीम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जून जुलाई की फीसें एडवांस नहीं ली जा रही हैं, लेकिन अभी आ गई हैं। अभी गुज़िश्ता माह मेरी बच्ची का वो डबल फीस का उन्होंने चालान भेज दिया है, यानी जून की फीस आप जनवरी में वसूल कर रहे हैं। सोचें, जून की फीस जनवरी में और जुलाई की फरवरी। भाई मैंने उस स्कूल को, मज़कूरा स्कूल को बोला कि भाई आपको जल्दी किस बात की है? आजकल तो पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, फीसें भी ऑनलाइन जा रही होती हैं, तो भाई आप जून की फीस जून में वसूल करें, जुलाई की जुलाई में वसूल करें। भले स्कूल बंद हो, इस बात के पीछे लॉजिक क्या है? अभी कल ही हमारे शो पे ना वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से आए हुए थे तारिक भाई, मैं वो उनसे यही बात करी थी कि आप लोग जो चाहते हैं मनवाते हैं पेरेंट्स से। मतलब जिस तरह अभी आजिज भाई ने बताया कि भाई जनवरी में जून की फीस का क्या ताल्लुक है? जून की क्या तनख्वाह मिलती है जनवरी में? एग्जैक्टली जब जनवरी तनख्वाह नहीं मिलती है आपको जून की जनवरी में, तो फीस क्यों कोई पे करेगा और कहाँ से पे करेगा? भाई वालदैन डबल फीस कहाँ, उनको तो वही वो सैलरी के अंदर पूरा करना मुश्किल होता है। कैसे मैनेज करता है? मैंने कहा ना 30-40-50 हज़ार रुपए तनख्वाह से लोग किस तरह मैनेज करते हैं और ऊपर से आप डबल फीसें वसूल करें, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन के मुताबिक के वसूल नहीं कर सकते। मुझे याद है माजी में कोर्ट का भी एक ऐसा फैसला था, काफी साल पहले की बात है, कोर्ट्स का भी एक फैसला था कि आप एडवांस फीस वसूल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद इन प्राइवेट स्कूलों से कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, वो अशरफ भाई ये भी करते हैं वो लोग कि मई में बहुत सारे लोग जो है ना वो बच्चों के स्कूल वगैरह ड्रॉप करवा देते हैं, तो फिर वो ये सोचते हैं कि पता नहीं जी हमें वो मिलेगी फीस के नहीं मिलेगी। ये भी बहुत कम है, ऐसा नहीं है। लाखों लोग हैं। अब जैसे मैं इंटर बोर्ड का देखूं, आप जाके पूछें, मुझे यहाँ पे एक वो भी करना था, अयाज ने किया है, अयाज राना हमारे वो जी बिल्कुल करने गए थे। इंटर बोर्ड के जो चेयरमैन नए आए हैं उनसे बोला कि भाई कितने बच्चों ने वो दिया, कितने, तो वहाँ कह रहे देखें बच्चे गाने लिख रहे हैं। अयाज ने सवाल उठा दिया, कह रहे भाई आप ये बोल रहे हैं तो ये बताएं ना, एग्जाम्पल 25,000 में 100 बच्चों ने अगर गाने लिख दिए, कुछ होंगे शरारती बच्चे, उन्होंने गाने लिख दिए, तो क्या 25,000 बच्चे गाने लिख रहे हैं? ऐसा नहीं लिख रहे हैं। अब देखें ना, अगर 100 लोग खड़े में 2 लोग बदमाशी कर रहे हैं तो 100 लोगों को आप उंगली नहीं उठाएंगे, 2 लोगों को सही करेंगे आप सब लोगों के। आप पढ़े लिखे हैं भाई, आप एक इंटर बोर्ड हैं, आप फ्यूचर के वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चों का फ्यूचर, आप ऐसे जुमले बोल रहे हैं, बच्चे गाने लिख रहे हैं। मैं बहुत सिंपल सा कराची के इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप लोग गाने क्यों लिख रहे हैं भाई पेपरों में? क्योंकि आप गाने लिख रहे हैं ना, इस वजह से बाकी लोग भी फेल हो रहे हैं। मतलब ये इससे यही जा रहा है, प्लीज पेपरों में गाने नहीं लिखे। जितने भी शरारती स्टूडेंट्स हैं, सुने सबा, एक बच्चे ने 1000 रुपए का नोट भी रखा पेपर में। अच्छा। हाँ, और उसने लिखा कि मेरी शक्कत इतनी थी, मुझे प्लीज प्लीज पास कर दे। देखिए ऐसे बच्चे भी हैं। ज़ाहिर है ये तो अशरफ भाई ठीक कह रहे हैं कि ये बिल्कुल 1% में नहीं होंगे, शरारती बच्चे होंगे जरूर, लेकिन ये कोई कंपैरिजन नहीं है कि एक बच्चे ने 10 बच्चों ने ये किया। उसका एक अशरफ अली शाह, हालांकि ज़ाती तौर में उसको जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, वैसे मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन है, उनको इजाफी चार्ज दी गया अभी इंटर बोर्ड का, लेकिन असल हकायक पे जाना चाहिए कि इसकी एक बहुत इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि जो बच्चे मैट्रिक में पास हुए वो फर्स्ट ईयर में फेल कैसे हुए। बिल्कुल आजिज भाई, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और इसके ऊपर जो भी इनसाइड स्टोरी हो वो ज़रूर आप लेकर आइएगा ताकि हम उसको डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अशरफ भाई थे, आजिज भाई थे, और मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि यार ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कराची के स्टूडेंट्स हैं, क्या हो गया आप लोगों को? गाने लिख रहे हैं आप लोग, मतलब सोचें बाकी आपकी वजह से फेल हो रहे हैं। वो चेयरमैन साहब कह रहे हैं जी गाने लिख रहे हैं तो सबको फेल कर दो, प्लीज़ ऐसा नहीं करें। शो में या तो एक ब्रेक पे जाने से पहले मौसम का हाल जान लेते हैं। हियर वी गो नाउ। चले जी, 18 सेंटीग्रेड रहेगा 11 बजे और 21 सेंटीग्रेड रहेगा 12 बजे, फिर
1 बजे 23 सेंटीग्रेड रहेगा और 25 सेंटीग्रेड रहेगा 2 बजे। तो ये है मौसम का हाल जो हमने आपके साथ में शेयर किया। और जिस तरह मैं कह रही थी ना कि सर्दी सुबह सुबह होती है, लेकिन फिर सर्दी दिन में जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। जनाब, एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक आज हम आपके साथ में जो है वो शेयर करने जा रहे हैं और ज़बरदस्त पर्सनालिटी भी हमारे साथ है, हाथों की लकीरें। यानी बहुत सारे लोग जो है इस बारे में ये बात कर रहे थे कि जो हाथों की लकीरें हैं ना भाई, उसमें जो लिखा है ना बस वही होगा। तो फिर इस हवाले से ना बहुत सी बातें सामने आती हैं। कुछ लोग तो ऑब्वियसली इसको मानते भी नहीं हैं और कुछ लोग इसके बारे में दीगर बातें करते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आगा बहिश्ती साहब मौजूद हैं जो कि वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं और फिर न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? शुक्रिया आपका और अल्लाह खुश रखे आपको। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा आगा साहब, जब ये इस तरह से कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपके साथ में हो या वो आपके साथ बैठे हो तो जहन में बड़े सारे ऐसे सवालात आ रहे होते कि भाई ये भी पूछ लें और ये भी पूछ लें, सारे सवाल आपने कर लेने। तो एक एक करके ना आप आज सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करें। सबसे पहले हाथों की लकीरें। हाथों की लकीरों के बारे में ये कहा जाता है कि भाई इसमें जो कुछ भी है बस वो वैसे ही होगा। कुछ लोग कहते नहीं, हम मानते नहीं है, लाइक यू नो। और मेरा भी अपना यही है कि भाई आपकी मेहनत पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और जाहिर सी बात है हर चीज़ हर शय पर अल्लाह ताला ही कादिर है। लेकिन ज़रा ये बताएं कि ये क्या है कि वाकई कुछ क्या हकीकत है इसके पीछे? सबसे पहले एक छोटी दुआ और फिर आपके खूबसूरत सवाल की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअह व फी कुल्ली साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आपका बहुत शुक्रिया। खूबसूरत सवालात हैं और सवालात ये कि देखिए दुनिया के अंदर परवरदिगार रब्ब ज़ुल जलाल ने मुख्तलिफ़ उलूम के ज़रिए इंसान की रहनुमाई फरमाई है। अच्छा, उसके लिए अल्लाह ने हमें 1,24,000 अनबिया और पैगम्बराओं को भेजा है और साथ साथ जनाब हमारे लिए आखिरी हिदायत की किताब अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। दस्तूर आइन मुय्यन हैं, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है। तो इन उलूम के अंदर रहते हुए हम जितने फ़िरके हैं और पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, तो उनके मुख्तलिफ़ नज़रियात और मुख्तलिफ़ सोच है। ज़रूरी तो नहीं है कि हर इंसान जो मैं कह रहा हूँ वो माने और जो आप कह रहे हैं वो भी मैं मानूँ या ना मानूँ। जी। बुनियादी तौर पर हाथ की लकीरों की जो तस्वुर है एक मुकम्मल इल्म है और इस इल्म के ऊपर लोग जो है सदियों से, जब हम तारीख़ का मुतालिया करते हैं तो हज़रत इदरीस से इल्म फ़ल्कियात के आगाज़ है। यानी कहा जाता है कि मौसीकी का आगाज़ या जो आलात मौसीकी है एक हज़रत इदरीस से ये जो है वाक़यात जो है वो मिलते हैं और तारीख़ के अंदर फिर उसके इस्तेमाल के ऊपर मुनहसिर है। हम इल्म को अगर ये कहें कि हाथ की लकीरें 100% बोलते भी हैं तो फिर भी जो ताकत है वो अल्लाह की ही है। बेशक, और अल्लाह ने एक इल्म दी है, इसमें एक रहनुमाई है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 100% यकीन करें। अलबत्ता इल्म आप देखें, अब जदीद साइंस ने ये साबित कर दिया कि जब हम हाथ देखते हैं तो हम कहते हैं कि जी हर बंदे का अलग हाथ होता है। सही। मगर उसके लिए बहुत से लोग इतराज़ करते थे कि जी नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये हो नहीं सकता है कि इंसान के अंदर ऐसे हो। आज आपके हाथ और अंगुलियों के प्रिंट आपके बच्चों से नहीं मिलते, आपके माँ बाप से नहीं मिलते। आपकी एक अलग शिनाख्त होती है। तो इसी तरह आपके हाथ की लकीरें भी खूबसूरत तरीके से बोलते हैं और इसके अंदर बाकायदा आपके हाथ की लकीरों में हम देखते हैं। अगर सब जैसे फर्ज करें किसी ने जाके किसी को अपना हाथ दिखाया कि भाई आप मेरा हाथ देखें, उसमें ज़्यादातर ना 3-4 कॉमन सवाल होते हैं, शादी, पैसे और ट्रैवलिंग एंड ऑल, मतलब तरक्की और इस तरह के सवालात होते हैं। वाकई ऐसा होता है कि अगर कहते हैं ना कि किसी के हाथ में जो है वो क्रॉस की लाइन हो या ऐसे लाइन हो तो जी वो करोड़पति हो जाता है, वो अमीर हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, इसकी क्या हकीकत है? मतलब वाकई कोई असर करती है? हमने पहले भी अर्ज किया था कि हाथ की लकीरों में जो माहिरीन हैं 10 शिनास से, हम फारसी में कहते हैं 10 शिनास जो है वो इस लकीर का मफहूम ये है कि इसकी उम्र होगी लंबी। इस मफहूम इस लकीर से ये है कि
आपके 2 बच्चों की निशानदेही हो रही है, 2 शादियां हो रही है, एक भी नहीं हो रही है। और फिर इस लकीर से ये लगता है कि इतने उम्र पे जाकर ये लकीरों से निशानदेही आ रही है कि आप अमीर बनने वाले हो, और इस लकीर से निशानदेही आ रही है कि आपकी शादी होने वाली है, इस लकीर से आपकी निशानदेही आ रही है कि आप जो है वो बैरूनी मुल्क जाने वाले हो। तो ये हाथ की लकीरों की बुनियाद पर वो एक अंदाज़ा होता है। बास औक़ात जब हम इल्म फल्कियात या दशनास जो होते हैं कि एक मफहूम के 10-10 मानियाँ होती हैं, तो उनमें से जो हमें समझ आता है वो आपके सामने रखते हैं। मगर ये बात तय है कि हाथ की लकीरें बोलते हैं, बताते हैं कि आपकी शख्सियत के बारे में, आपके मुस्तकबिल के बारे में और आपकी मेहनत के बारे में। जैसा आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, पहले भी एक सवाल था कि इंसान अगर मेहनत करे तो आगे बढ़ता है, अगर मेहनत ना करे तो अगर हाथ की लकीरों को देख के तो नहीं आगे बढ़ सकता। इसी तरह अगर किसी को कोई बीमारी है, घर में बैठ के ठीक नहीं हो सकते जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। इसी में मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो हमारे पिछले जो लेजेंड तारिक अजीज़ साहब थे, उनके हाथ में जो है वो शोहरत की लकीर ही नहीं थी, लेकिन वो इतने फेमस हैं आज तक। मतलब ऑब्वियसली लोग उनको याद करते हैं, लोग उनके प्रोग्राम्स की बातें करते हैं। तो हाँ, तो उनके हाथ में तो शोहरत की लकीर ही नहीं थी, लेकिन वो इतने फेमस थे। तो ये थोड़ा सा ये क्या होता है? ये पता नहीं किसने कहा कि लकीरें नहीं थी, हो नहीं सकता, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। अच्छा, तो उस वक्त किसी ने कह दिया हो तो उसकी बात तो लाजमी नहीं है। मगर जो 10 शनास है, आप यकीन करें, मैं इतना तो मैं 10 शनास के बारे में पढ़ा हूँ, मगर मैं 10 शनास नहीं, अलबत्ता मैं इल्म फल्कियात के माहिर हूँ। तो उसके अंदर जो भी बातें करते हैं वो बड़ी कमाल की बात करते हैं। तो मेरे एक दोस्त था, वो हम एक चैनल था हमारे, और उसमें कई सालों से मैं उस पर प्रोग्राम करता था। तो उस चैनल पे जनाब एक 10 शनास आए, तो मैंने उसको देखा, दिखाया, मैंने कहा यार मेरे हाथ बताओ। उसे देख के कहा कि आप एक हफ्ते में आपकी कोई सफर है। और वाकई में इंग्लैंड चला गया था। तो मकसद ये कि ये चीजें भी तो अपनी जगह पर हैं। ये बहुत सारे लोग इस तरह से कहते हैं कि हमें फलां ने बताया, हमारा हाथ देख के कि भाई आपके हाथ में ये है, और 2 दिन में, 4 दिन में, 1 साल में ये हो जाएगा, और वैसी चीज़ें हो जाती हैं। अगर ना हो तो जाहिर सी बात है। और 70% 60% लोग यही कहते हैं कि भाई नहीं इसका। और आई ऑल्सो बिलीव दैट कि मेरे ख्याल में आपकी मेहनत, आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन ही काउंट करती है। मतलब इसमें आपकी अपनी जो पर्सनल पोटेंशियल है ना, वो बहुत काउंट करता है। चलें यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना, तो पूछेंगे फिर आगा साहब से कि आगा साहब ये बताएं कि अगर वाकई किसी की हाथ में दौलत की लाइन है, वाकई किसी के हाथ में शोहरत की लाइन है, तो क्या उस दौलत मिल जाती है? तो जनाब इस वक्त हमारे साथ आगा साहब मौजूद हैं। अच्छा आगा साहब, ये बताइए कि आपके पास जब लोग आते होंगे, आपसे पूछते होंगे, तो आप उनको किस तरह से गाइड करते हैं? क्या बताते हैं कि भाई आप ऐसे करें, यानी कि आपके हाथ में इस तरह से है, या फिर जो भी आपके नंबर से भी आप चीज़ें करते हैं, तो वो आप लोगों को कैसे गाइड करते हैं? नंबर से तो इल्म फल्कियात के एक अपने एक तरीक़ाकार है। इल्म जबल, इल्म रमल हो गया, और इसी तरह इल्म आदात के एक मुकम्मल उलूम है। इनमें इल्म जफ़र तो खैर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मिलता है कि उसने ये जो हम 786 बिस्मिल्लाह के लिखते हैं, ये इल्म जफ़र से हम लिखते हैं। इसमें फिर अबजत कबीर है, अबजत सगीर है। इल्म फल्कियात के बड़ी कमाल ये है कि हम आपके नाम, आपके वालिदा और वालिद के नाम से जब हिसाब किताब करते हैं, तो उसमें बाकायदा अदद आ जाते हैं। उसमें आपकी शादी का अदद आता है, आपके बच्चों की तादाद आती है, आपकी पहली बेटी होगी या बेटा होगा। देखो ये सब उसके अंदर डिस्कस होती है। आपकी शादी हुई नहीं हुई, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस पे जो है वो डिस्कस करते हैं, बता देते हैं। तो ये एक इल्म है, और इसको फिर हम इल्म फल्कियात के माहिरीन ने बड़ा, इल्म आदात के माहिरीन ने बड़ा एक ज़बरदस्त काम किया है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, या कोई मुश्किल आ रही है, तो उससे बचने के लिए तहकीकात से जो आपका अदद बनता है, उस हिसाब से कुरान के सूरा आपको बताई जाती हैं। उस अदद से आपके अल्लाह ताला के बाबरकत नामों के जो विर्द बताया जाता है, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह बिल्कुल सही करे, जो अल्लाह के नामों के ज़रिए होता है। बाकी इल्म फल्कियात जो है वो एक मुकम्मल इल्म है, मगर क्योंकि इल्मी लिहाज से बात कर रहे हैं, सिर्फ ये कि आप ये नहीं होगा कि यकीन करें इसके ऊपर 100% ऐसा होगा, ये गलत है। 100% सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इस इल्म से आप रहनुमाई ले सकते हैं। इस इल्म से मसलन हम एक काम करते हैं, आपकी शादी के लिए
हम सितारे मिलाते हैं, जिस तरह आपका मोबाइल नंबर मिलाते हैं। हम आपकी शादी के सितारों में साफ पता चलता है, जब उसके नाम के आदात और आपके आदात देखते हैं तो उसके सामने देखते हैं कि यार इस बंदे के जायचे में तो 2 शादियां आ रही, ये बेचारा इसके अंदर एक तलाककार है, ये टुक टुक वाले हैं, लड़ाई वाले हैं, फसाद करने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं, तंग करने वाले, शक करने वाले हैं। तो हम कहते हैं यार आदात नहीं मिलते, बेहतर है आप शादी ना करें। जरूरी तो नहीं मेरी बात मान, हमारी तो एक राय होती है। तो बाज़ औक़ात हम देखते हैं यार लड़की तो बहुत ही अजीब सी है, वो भी ठीक नहीं आ रही है, तंग करने वाली, बात नहीं सुनने वाली, इधर उधर भागने वाली है। तो जब हम उनके वालिदैन को इस तरह भी हम एक तरीके से जिस तरह एक्सरे होता है, इसी तरह इल्म फल्कियात या इल्म इब्रानी से लोगों को रहनुमाई करते हैं। इसी तरह बहुत से लोग आते हैं, आप यकीन करें मेरे एक दोस्त हैं, वो भी मीडिया से वाबस्ता है, तो उसको मैंने कहा था कि आप ये जो मोहब्बत से जो शादी करते हो, मुझे नहीं लगता है कि आप और होने वाली भाभी के चलेगा, और मैं हैरान हो जाऊंगा अगर 3 महीने तक ये चली। तो वाकई 3 महीने से पहले वो खत्म हो गई। तो ये एक इल्म है। आप बाज़ औक़ात ठीक भी होती, बाज़ औक़ात ये जो गलत भी होती, मगर उसमें गलत नहीं होती है। हमारी जो मुख्तलिफ राय होती है ना, एक सितारा है, मसला आपके सितारे नमल आता है, मरीख के साथों घर से आप ताल्लुक़ है, उस नमल के मातहत 8-10 चीजें लिखी गई है, उनमें से एक चीज हम आपको बता देते हैं। अच्छा आगा साहब, एक चीज मैं आपके साथ में ये कहना चाहूंगी कि अब जैसे आप कहते हैं ना कि हम लोगों को बताते हैं या एडवाइस करते हैं या ऐसे कुछ होता है। अब फर्ज करें कि आपने किसी को एडवाइस की, आपने किसी को बताया कि भाई ये हो सकता है इन फ्यूचर हम ये चीज़ें जो है वो देख रहे हैं, वो बंदा आपकी एडवाइस पे नहीं चलता या नहीं जाता, तो फिर नेक्स्ट आपके पास वो अगेन आते, दोबारा आते, आपसे पूछते कि जी आपने ऐसे कहा था, वैसे कहा था। तो ये एक तरह की डिपेंडेंसी नहीं हो जाती? मतलब बंदा डिपेंड करने लग जाता है कि अच्छा ठीक है, अगर अच्छा हो जाए तो भी डिपेंडेंसी हो जाती है, और इस तरह से थोड़ा सा ये बताएं। असल में एक मसला है कि क्योंकि जो लोग हम लोगों के पास आते हैं तो यकीनन कुछ न कुछ चीज़ें जान के या समझ के आते हैं, ऐसे तो दुनिया नहीं आती है। सही। हम यूके में एक शो करते थे, एक टीवी चैनल है, मशहूर चैनल है यूके के अंदर, उसमें हम चैलेंज से बात करते थे कि जी आपकी शादी हुई नहीं हुई, आपके बच्चे कितने, हम बताएंगे, आप कॉल कर, आपको पता है वो कॉल के भी पैसा आते चैनल को, वो एक सिस्टम है। तो हम करते थे, तो लोगों को ऐसे लगता था कि हम वो जो कॉल करा रहे हैं लोगों से, वो हमने पहले उनको बताया, हम बताते थे, उससे कलिमा पढ़ाते थे कि आप बताओ, तो वो इतना हिट हुआ वो शो। तो एक मशहूर एक होस्ट है आजकल, वो खबरनामे भी करती हैं, समीना खान, उसने कहा आगा साहब ये मौलाना साहब जो बड़ा तंग करते, ये हो नहीं सकता कि आप जिस तरह बता, अभी भी आप देखेंगे तो शरीक नंबर 1, शरीक नंबर 2 जी, हमारे पास भी कॉल का ऑप्शन है, अगर लोग चाहें तो आगा साहब से कॉल करके पूछ सकते हैं अपने बारे में, बिल्कुल, अगर जो चाहते हैं पूछना। अच्छा खैर, यहाँ पाकिस्तान में तो काफी, वो यूके में तो इस तरह की चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से होती है। लोगों ने शरीक नंबर 1 शरीक नंबर 2 में डाला, फिर उसने कहा आगा साहब ये मुमकिन नहीं है कि आप जो है वो इस तरह की बातें बता दे एक बंदा टीवी पे बैठकर। बड़ा हलचल हुआ, तो मौलाना साहब को बुलाए, मॉर्निंग शो करती थी वो समीना खान साहिबा, तो उसमें मौलाना साहब ने अपने कुरान और हदीस से दलाइल दिया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, किबला देखे, हम अगर ये कहे कि ऐसा होगा तो ये गुनाह है, ये हराम है, ये जायज ना, हम ये कहते हैं हमारे इल्म से ये नजर आता है, ये ठीक है। बोलते बोलते बीच में मौलाना साहब ने कहा कि मैंने वापस लंदन अच्छा मैं ये बात मुकम्मल करूं, मैंने वापस लंदन जाना है और रास्ते में बर्फबारी होने वाली है, तो मैंने पकड़ लिया मौलाना साहब, अब ये बताओ ये जो बर्फबारी वाली पेशन गोई पे अमल करते ये खुदा है या ये इल्म है? तो यहाँ पर भी हम लोगों को ये बताने की चाहते हैं कि ये एक इल्म है, बस सही। चले जी, बहुत शुक्रिया आगा साहब इस वक्त हमारे शो में आए और हमें बताया कि भाई ये जो हाथों की लकीरें होती हैं ये किस हद तक जो है वो काउंटेबल होती हैं और किस हद तक लोग इस पर यकीन कर सकते हैं, और क्या मतलब इनका क्या वर्कआउट होता है, किस तरीके से ये आपकी लाइफ में जो है असरअंदाज होती है। तो जनाब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बॉस और एम्प्लॉय का जो रिश्ता होता है एक्चुअली ये कितना नाजुक होता है, कितना मजबूत होता है और इसको एक्चुअली कैसा होना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मखदूम बिलावल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि आज तो आपने ना सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, क्योंकि आप लोग जो है इस प्रोसेस से बहुत ज़्यादा ही गुजरते हैं। अभी जैसे मैं कह रही थी कि भाई आपको तो
ज्यादा पता होगा, तो जरा बताएं कि अच्छा, बेसिकली सबसे पहले तो टॉपिक हमेशा ही आप लोगों के मजे के होते हैं। मैं जब भी आता हूँ तो बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक होते हैं, और मैं ये समझता हूँ डेली रूटीन में जो हमारे लोग मतलब सफर कर रहे होते हैं तो उनसे रिलेटेड वो बड़ा होता है। तो मतलब आई एम अप्रिशिएटिंग यू फॉर दिस। तो सबसे पहले बात ये करते हैं सबसे पहले तो बात ये करनी चाहिए कि अच्छा एम्प्लॉय क्या होता है, उसका क्या रोल होता है कंपनी किसी इंस्टीट्यूट में, बॉस का क्या रोल होना चाहिए। देन वी विल जो है ना वो शेयर मतलब डिस्कस के मतलब उनका आपस में रिलेशन कैसा होना चाहिए, फिर हम उस पर बात करेंगे कि अहम क्यों है। तो सबसे पहले जब भी एम्प्लॉयज़ की बात आती है, चाहे वो किसी भी मीडिया चैनल्स हैं, मतलब हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल सेक्टर्स हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट हम ले लें, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उसमें एक जो एम्प्लॉय होता है वो बेसिकली मैं हमेशा उसको इसे रिलेट करता हूं कि वो किसी भी कंपनी का बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। या फिर किसी भी गाड़ी का अगर मैं बात करूं तो वो उसके मजबूत जैसे टायर होते हैं, इंजन होता है, उसका वो किरदार अदा कर होते हैं। विदाउट एम्प्लॉयज इट्स नॉट पॉसिबल के कंपनी चल भी सके, तरक्की करना या उसका वो तो बहुत दूर की बात है, वो चल भी नहीं सकती। अगर बात आती है फिर बॉस की कि भाई बॉस का क्या किरदार होता है, तो बॉस अगर मैं बॉडी से जैसे मैंने बैकबोन एम्प्लॉय को बोला तो वो कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन का जो है ना वो किरदार अदा कर रहा होता है। फिर अगर गाड़ी की बात करें तो वो एक अच्छा ड्राइवर होता है, मतलब गाड़ी कितनी भी अच्छी हो लेकिन अगर उसका ड्राइवर अच्छा नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। तो इस वजह से ये कि बॉस का वो किरदार होता है। अब बात ये आती है कि उनका आपस में रिलेशन कैसा होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले रिलेशन में जो बात आती है वो आती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह से गाड़ी के दोनों टायर काम के होते हैं बैलेंस में करने के लिए, तो उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। मतलब एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई वो मेरा बॉस है, मुझे उसकी रेस्पेक्ट करनी है। अब इसमें बड़ी घर की तरबियत बड़ी काउंट होती है, बहुत क्योंकि फिर आप घर में जिस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं अपने बड़ों की, उसी तरह फिर आप अपने ऑफिस में भी लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। अब बात ये है कि हमारे पास क्या है कि पाकिस्तानी माइंडसेट है, जब हम ज्यादा किसी को इज्जत देने लगते हैं तो नौज़बिल्ला वो फिर खुद को खुदा समझने लगते हैं। तो बॉस का फिर वो किरदार होता है कि उसमें भी ये कि भाई अगर वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है तो ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट का। आप उसकी भी रिस्पेक्ट करें, वो भी तो इंसान है, मतलब अगर बज़ाहिर देखें तो वो आपसे कम है, लेकिन असल एम्प्लॉय की वजह से आपकी कंपनी चल रही है, तो यू शुड हैव टू बी रिस्पेक्टफुल फॉर दैट पर्सन। तो उसकी वो रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी होती है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एम्प्लॉयज होते हैं ना, कई मखदूम एम्प्लॉयज भी ऐसे होते हैं जिनका एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है, जिनका बड़ा कोई सुस्ती, लेजीनेस और दीगर चीज़ों का भी प्रॉब्लम होता है। तो जैसे आपने कहा ना कि ताली तो दोनों हाथों से बजती है, तो मेरे ख्याल में बीइंग अ एम्प्लॉय भी आपको ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि आप अपनी खुद की सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कैसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं इसमें बात आ रहा था, पहले मैंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की, उसके बाद फिर मैं ये बात करना चाह रहा था कि इसमें एक और इम्पोर्टेंट ये होता है क्लियर कम्युनिकेशन का। भाई बॉस एंड एम्प्लॉय के बीच में जो रिश्ता है उसमें क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर मेरा बॉस है वो मुझसे नाराज है, अच्छा उसका एटीट्यूड नहीं है, तो बीइंग अ एम्प्लॉय मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उससे पूछूं कि भाई क्या मसला है, आप मेरे साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो वो एक क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। बॉस का भी यही है कि वो उसके साथ जब बात करे तो वो कोई बनावटी बात ना हो, एग्जैक्टली उसके साथ वो कम्युनिकेशन हो। तीसरी इसमें जो बात आती है वो आती है ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। भाई बॉस का अपने एम्प्लॉय पे ट्रस्ट होना चाहिए, एम्प्लॉय का अपने बॉस पे ट्रस्ट होना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट इतना जरूरी नहीं है, उसके साथ अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल वो मुझ पर ट्रस्ट करता है, एज एम्प्लॉय में काम कर रहा हूं उसके अंदर से, तो मेरी अकाउंटेबिलिटी भी होना बहुत जरूरी है कि मैं अपना काम अपनी जिम्मेदारी से अंजाम दे रहा हूं या नहीं दे रहा। एक चीज मैं ये भी ऐड करूंगी मखदूम कि अब जब कोई भी शख्स कहीं जॉब करने जाता है या ढूंढने जाता है, हमारे यहाँ तो ऑब्वियसली ये होता है ना कि लोग जॉब भी ढूंढ रहे होते हैं और सारा कुछ कि भाई कहीं हमें जॉब मिल जाए, कहीं जॉब करना स्टार्ट कर दें। वहाँ पर 90% आप जो कोई भी चीज़ चूज़ करते हैं ना, वो उस जगह के बॉस की वजह से ही चूज़ करते हैं कि भाई इस कंपनी का या जिस जगह का भी कोई भी शख्स अब वो जा रहा है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहा है, किसी और जगह जा रहा है, वो ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो एडमिन चलाते हैं, जो बॉसेस हैं वो कैसे हैं, तो उससे भी आप चूज़ करते हैं। बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। ये चीज़ सिर्फ ऐसे नहीं है, हम लोग भी जब हॉस्पिटल्स में काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमें बताते हैं यार तुम ना ये वाली वार्ड जो है ना वो चूज नहीं करना, इसका जो एचओडी है वो थोड़ा रूड है, तुम इस वाले उसमें। तो ये बात बिल्कुल ऐसी हकीकत है जिंदगी की। अच्छा, तीसरी बात क्या हुई, ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी के अलावा फिर और क्या चीज होनी चाहिए, प्रोफेशनल कैरियर डेवलपमेंट बहुत जरूरी होती है। यानी इतना ये है कि भाई अगर बॉस है तो बॉस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं अभी सिर्फ रिश्ते को डिफाइन कर रहा हूँ कि कैसा रिश्ता होना चाहिए, देन मैं उसकी अहमियत एंड बेनिफिट्स पे आऊंगा। तो सबसे पहले तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे होनी चाहिए कि बॉस
मस्ट बी जो है ना वो केयरफुल ऑफ दिस कि भाई आप सारा काम एक बंदे से नहीं ले रहे हो। हाँ। आपने अपने प्रोजेक्ट का काम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि बंदे की क्या स्किल है, हाँ। क्या कैपेबिलिटीज हैं। हमारे यहाँ गलत क्या चीज होती है, अगर एक बंदा सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ काम कर रहा है, सारा काम वही कर रहा होता है, बाकी कुछ जो एम्प्लॉइज होते हैं वो उनको वो चीज नहीं मिल रही होती। आर्ग्यूमेंट बॉस की तरफ से क्या होता है कि उसको काम आता ही नहीं। भाई जो काम आता है आप उसको दो ना, आप उसको स्किल्स के हिसाब से, कैपेबिलिटीज के हिसाब से दो। यानी आप एक बंदे पे ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते, ज्यादा काम नहीं कर सकते, दे सकते, और दूसरा वो चीज होनी चाहिए। अच्छा, इसमें अवॉइड क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो माइक्रो मैनेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें नहीं करनी चाहिए। माइक्रो मैनेजिंग में इस तरह से बोल दूं कि वही वाली बात है कि छोटी छोटी चीजों को आप थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, वो चीजें कर रहे हैं। उसके अलावा ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या सबसे, मुझे पर्सनली आई बिलीव कि इन तमाम तर केसेस में सबसे बड़ी जो चीज होती है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन। एग्जैक्टली, दोनों ही चीजें जो है ना वो बहुत अच्छी चीजों को जो है वो खराब कर रही होती हैं। तो ये लोगों को सोचना समझना चाहिए कि आपके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। और वो चीज पता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन ना सिर्फ बॉस एंड एम्प्लॉय के रिलेशन को खराब करती है, बल्कि अल्टीमेटली वो सारी चीजें कंपनी के लिए बहुत जो है ना वो होती है। मतलब अगर बॉस जो है वो भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय जो नीचे उसके काम कर रहे हैं वो भी एम्प्लॉय हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो उसका नुकसान हो रहा है वो उसको ओनर को या फिर जो सीईओ ऑफ द कंपनी होता है उसको हो रहा होता है। तो इस वजह में उसको ये बात, अब जो उसका अपना काम है वो ये है कि कम से कम एक जो पॉजिटिव फीडबैक है या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है वो लेना बहुत ज़रूरी होता है एम्प्लॉयज़ का भी, और उसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं कि बॉस का भी वो बहुत ज़रूरी होता है। यानी एम्प्लॉय बॉस का भी फीडबैक देना उनका बहुत ज़रूरी होता है, और वो बहुत ज़रूरी होता है। आखिरी इसमें मैं बस बात यही बात जो है ना वो करूँगा, देना हम बेनिफिट्स पे आएंगे कि अगर बॉस की कमियां कोताही होती है, वो सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा है, तो कभी कभी उसकी कमी कोताही को नीचे वाला एम्प्लॉय बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा होता है और कर भी लेता है, प्रोटेक्ट। मैंने अपनी आंखों से भी देखा, कानों से भी सुना कि सर आप हमें इतना प्रोटेक्ट करते हैं, आप नहीं तो ये मसला हुआ, हमने इसको ऐसे रिजॉल्व कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जब भी इंस्पेक्शन होती है या बॉस की भी कोई अकाउंटेबिलिटी का मामला आता है तो एम्प्लॉयज करते हैं, तो बॉस मस्ट बी केयरफुल ऑफ दिस कि भाई आपने उस पूरे एनवायरनमेंट को इतना अच्छा बनाने कि वो आपकी फैमिली है, ताकि आपकी एब्सेंस में वो आपको सपोर्ट कर सके। एम्प्लॉयज का ये है कि अगर आपका बॉस बड़ा कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा है, तो एटलीस्ट आपको ये समझ लेना चाहिए कि उसकी चीज का नाजायज फायदा ना उठाएं, क्योंकि कल को वो आपके लिए भी हार्मफुल हो सकता है। अल्टीमेटली वो ये है कि चीजें हमेशा नहीं रहती, लेकिन हाँ आपका किरदार, आपकी जो एक काबिलियत है उसको बंदा हमेशा करता है। यार ये एम्प्लॉय जब चला भी जाता है ना तो उसका वो, मैं आपकी बात से 100% इस बात पे एग्री करती हूँ कि आपकी जो मेहनत है, आपका हार्डवर्क, आपका काम अल्टीमेटली गोज ऑन, यही चलता है और यही आपको जो है ना आगे भी लेके जाता है बाकियों से। तो जनाब डॉक्टर मखदूम बिलावल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बात हो रही है कि जी बॉस और एम्प्लॉय के रिश्ते पर। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे ना थोड़ा सा उसको ही कंटिन्यू करते, लेकिन अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि भाई फेवरेटिज्म, जिस तरह से आप बात कर रहे थे ना, तो क्या होता है कि कोई एक बंदा या 4 बंदे मिलके या 5-6 बंदे मिलके मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है, और अगर बाकी नहीं कर रहे हैं तो वो कहते हैं जी ये तो आगे जा रहे हैं, ये तो शायद फेवरेटिज्म हो रहा है, ये क्या है? अच्छा, सबसे पहले इसमें ना 2 कंडीशंस होती हैं। पहली तो कंडीशन ये होती है कि बॉस जो होता है वो हमेशा उसको ही फेवरेटिज्म की तरफ लेके जाता है, या फिर मैं कहूँ कि इंपॉर्टेंस देता है जो उसकी नज़र में अच्छा काम कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम कर रहा है। तो अगर आप इसको एनालाइज करना चाहते हैं कि वो बॉस उसको बेनिफिट्स दे रहा है, क्यों दे रहा है, तो सबसे पहले आप उसके काम को देखेंगे, भाई उसका काम क्या है। तो वो अच्छा काम कर रहा है तो आप उस लेवल तक खुद को लेकर आ जाएं। अगर आप उसको अपनी लेवल तक लेके आ जाएंगे तो माइट बी पॉसिबल आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ऐसा होता भी है, अक्सर लोगों ने भी देखा है कि भाई एक बंदा काम कर रहा था, एक पोजीशन पे था, दूसरा बंदा आया अपनी काबिलियत की वजह से उसको रिप्लेस कर दिया। दूसरी कंडीशन हमारे पास जो है ना पर्सनल रिलेशनशिप सोर्स जो पाकिस्तान में चलता भी, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि हर सिक्के के दोनों साइड होते हैं। हम जब यहाँ पर आके स्क्रीन पे बात करें तो हमें दोनों को हाईलाइट करना बहुत जरूरी होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फेवरेटिज्म और उस पर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, पर्सनल चीजों पर चले जाते हैं, या फिर सोर्स की वजह से होता है, जो कि काफी सारी पास्ट एक्सपीरियंसेस में हमने
मैंने देखा कि एक ऐसा बंदा बैंक मैनेजर बन के बैठा हुआ है जिसको जब एम्प्लॉय जाता है कि सर आप मुझे इस पर साइन करके दे दे, तो वो साइन करने के बजाय वो अपना अंगूठा निकाल के उस पर वो लगाता है, तो एम्प्लॉय भी हैरान हो जाता है कि कैसा बंदा मेरा बॉस बना हुआ है। तो ये भी हमने देखा, ये मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि आज से 10-15 साल पाकिस्तान में लोगों ने देखा। तो इस तरह की भी चीजें होती हैं, बट इन दी एंड बात ये है कि आप उसको इवेल्युएट करें और अपनी काबिलियत, अगर आप समझते हैं आप पर किसी को फोकियत दी जा रही है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो आप सिर्फ नेगेटिव वाला पहलू ना सोचें, पॉजिटिव वाली चीजें सोचें, अपनी काबिलियत पे काम करें, आप भी आगे आ सकते हैं। शायद उस कंपनी में नहीं आ सकते, कहीं और आप चले जाकर आप क्योंकि डिफरेंट वार्ड्स में होते हैं, आपका ताल्लुक मेडिसिन से है, तो वहाँ पर बहुत दफ़ा आप जिस तरह से आप एचओटी की बात कर रहे थे, डिफरेंट लोग आप लोगों को वहाँ पर हेड कर रहे होते हैं, तो क्या बिहेवियर होता है और वैसे क्या बिहेवियर होना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो माशाल्लाह से मैं ये कहूँगा कि हमें इस तरह के भी लोग मिले कि जिन्होंने हाथ पकड़कर चलना सिखाया, चाहे वो हमारे मतलब पीजीज हों, सीनियर्स हों, वो हों, एचओडीज हों। एचओडीज कभी कभी इतने पोलाइट होते थे, तो हम पूछते थे जब नए नए वार्ड को ज्वाइन करते तो पूछते यार वाकई में ये एचओडी है? तो मतलब वो लगता ही नहीं है। कुछ लोगों का ऐसे एक्सपोजर होता है कि हम देखते हैं, हम कहते हैं कि यार ये एचओडी है या पूरा मतलब इसका मालिक बना हुआ है, तो वो चीज भी ऐसी लगती है। तो मतलब ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, बट ये है कि इन दी एंड कैसा होना चाहिए वाला सवाल बहुत अच्छा है। मैं मेडिकल में हमेशा ये वाली बात करता हूँ कि देखें, लोग अल्लाह के बाद जमीन के तख्ते पर आपको मसीहा मानते हैं और उनकी नजर में ये होता है कि अल्लाह ने आपको जरिया बनाया है और आप किसी की जान बचा सकते हैं। तो एज ए डॉक्टर मुझे ये लगता है कि बहुत पोलाइट बिहेवियर होना चाहिए और पेशेंट्स के साथ, ऑलरेडी वो काफी परेशान होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, अटेंडेंट्स होते हैं, काफी परेशान होते हैं, तो उनके साथ हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो पीजीज एंड हाउस ऑफिसर्स होते हैं, वही लोग पूरे टर्शरी केयर हॉस्पिटल का बैकबोन होते हैं। एटलीस्ट वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू दैट पीपल आल्सो। एचओडीज आते हैं, मैं हमेशा ना एक फनी वे में बोलता हूँ कि जब आकर वो हमारे साथ रूड बिहेवियर में बात करते हैं, मतलब सुबह सुबह का राउंड हुआ, हम लोग राउंड ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी गलती है, हम बच्चे हैं, आप भी शायद इस एज से होकर गुजरे होंगे, तो मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ कि सर आपकी रात जो है ना सोकर गुजरी है, हमारी रात तो रोकर गुजरी है, क्योंकि हमने पूरी रात जो है वो उस पर काम किया, तो वो चीजें हैं। तो इस तरह का बिहेवियर होना चाहिए कि पोलाइट होना चाहिए, सिखाने वाला होना चाहिए। गलती है, इंसान है, सबसे होती है, शायद हमारी एज में आपसे भी हुई होगी, तो यू शुड बी रेस्पेक्टफुल फॉर दैट, और आप हमें सिखाएं, हम सीखने के लिए जो है वो तैयार हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको जितना भी सिखाया जाता है वो नहीं सीखते, तो उनके साथ शायद सख्ती से पेश आना भी सही बात है। अब जिस तरह से आपने बात की, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि उनको जितना भी सिखाया जाए, उनको जितना भी बताया जाए, वो नहीं सीखते। फिर ये वही लोग होते हैं जो आगे चल के शिकायतें कर रहे होते हैं, या फिर आगे चल के जो है वो किसी किस्म की, और इनको खुद को, मतलब अगर आप नहीं सीखना चाहते तो ये आप ही के लिए, आप ही कामयाबी से पीछे चले जाते हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो वो आप ही के लिए अच्छी बात है ना। अच्छा, ये कल ही मेरी इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी किसी दोस्त से, मैंने बोला यार हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का जो सेटअप है, सीखने का जो हमारा अमल होता है, वो हाउस जॉब और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का ही होता है। लेकिन मैंने काफी सारे ऐसे एचओज को, पीजीज को देखा है, वो आते हैं, उनका बस ये होती है कि कहीं से ना मौका मिल जाए हम भाग जाए। अब इस एज में आप सीख नहीं रहे हो, तो कल को आप जब तक आप पेशेंट्स को ही नहीं देख रहे हो, जब तक आप एक्सपीरियंस ही नहीं ले रहे हो, आप आए हैं और आप फौरन से भाग जाएंगे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आप जितने पेशेंट्स को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आप जितनी वहां पर अपनी ऑब्जर्वेशन रखेंगे, वो आपकी प्रैक्टिस है। कल को आपको फिर अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, आप ये बोल रहे हो हमारा सिस्टम खराब है। ये तो नहीं था कि जब सीखने का अमल था तब आप भागने के चक्कर में होते थे, आप जो है ना उस चक्कर में। तो कल ही हमारी ऐसी बात हो रही थी, तो वही वाली बात है कि हर जगह पर ब्लैक शीप्स भी होते हैं। लेकिन फिर मखदूम वही, फिर उन्हीं डॉक्टर्स में देखो ना, फिर कितना डिफरेंस आ जाता है। मतलब एक अगर डॉक्टर, मतलब उसकी टाइमिंग भी खत्म हो गई है, उसके बावजूद भी वो हॉस्पिटल में मौजूद है, वो होता है ना कि अच्छा एक और पेशेंट आ गया, चलो भाई ये इसकी भी देख लेते हैं, हिस्ट्री क्या है, उसके भी चेक कर लेते हैं कि अच्छा इसका क्या डायग्नोसिस है। उससे क्या हो रहा होता है, वो आपको किसी और को लगता है वहां पर बैठे हुए, किसी और आपके दोस्त को या किसी और एचओडी को या किसी और बंदे को लगता है, हाउस ऑफिसर को, यार ये इसको घर नहीं जाना, टाइम बर्बाद कर रहा है अपना यहाँ पे। लेकिन एक्चुअली आगे जाके वही स्पेशलिस्ट होता है, और वही जो जिनको भागना होता है जल्दी, वही जो नहीं सुन रहे समझ रहे होते, वो नॉर्मल ओपीडीज लेके, वो नॉर्मल जो है ना वो गली महलों में बैठे हुए होते। मैं ये नहीं कह रही कि वो किसी तरह से कम होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस में वो बहुत पीछे रहते हैं। यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आपकी बातों से याद है। सबसे पहले तो ये था कि मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया था हमारा एक डिपार्टमेंट, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा डिपार्टमेंट। तो मैं क्या काम करता था, मेरी ये कोशिश होती थी, मैं पेशेंट पर थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड करता था। तो माय पीजी वाज लाइक यार इसको ना इस वाली जगह पे भेजो, ये इतना टाइम लगाते हैं, तो इतने सारे
सारे पेशेंट्स कैसे देखेंगे। तो एट दैट मोमेंट आई वाज सरप्राइज कि भाई पेशेंट का हमारा काम क्या होता है कि जो हम मेडिकेशन देते हैं 30 to 40% उसका काम होता है, बाकी तो 60% और अगर क्विक रिव्यू करवाना है या कोई पेशेंट चेक करवाना है तो ऑब्वियसली उसके लिए प्रोफेसर हैं और उसके लिए स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। ऑब्वियसली अब जो बंदा सीख रहा है तो वो बंदा उस पर टाइम स्पेंड क्यों कर रहा है, उसको वो वाली प्रॉब्लम थी। अच्छा, एक और चीज है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ से मैंने सीखा है तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरी 30 आवर्स की 30 घंटे से मैं ड्यूटी पे था और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप जाकर इस पेशेंट के, इतने पेशेंट है, कुछ नंबर ऑफ पेशेंट थे, इनके वाइटल्स चेक करने, यानी ग्लूकोज बीपी सब चीजें चेक करनी है। मैंने सारे पेशेंट्स का किया। एक पेशेंट का मैं थका हुआ था तो एक पेशेंट का मैंने उस वक्त जो है वो नहीं लिया। अच्छा, मैंने बैग लिया, पैकअप करके मैं अपना बैग लेकर जा रहा हूँ। मैं जब दरवाजे तक पहुंचा हूँ तो अचानक से मेरे माइंड में ये ख्याल आता है, यार माइट बी पॉसिबल ऐसा हो कि आईसीयू का पेशेंट है, उसकी वो चीजें कम हो और हो सकता है उसकी वजह से हो, तो कल को अल्लाह अगर पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ना। तो मैं वापसी गया और जाके मैंने उस पेशेंट को जब देखा तो उसकी शुगर लेवल भी कम थी, बीपी भी उसका कम था। अब उसके बाद जब कम था तो मुझे उसको शुगर वाला भी एम्प्यूल देना था, बीपी की भी मेडिसिन कंसल्टेंट के साथ शेयर करके वो देनी थी। एट दैट मोमेंट मैंने लाइफ से क्या सीखा कि एज अ डॉक्टर जब भी आप काम कर रहे हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। कल को अगर उसको थोड़ी चीज की वजह से भी जान चली जाती है, जान जिंदगी आप बहुत आपके हाथ में नहीं है बचाना। आप अपनी कोशिश करते हो, आप उस वक्त आपसे भी पूछा जाएगा कि भाई आपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये बात क्या की। तो मैंने इस चीज से ये सीखा कि अगर मैं चला जाता, उसकी हाइपोग्लाइसेमिया होता, मेरे बाद शायद 5 घंटे 10 घंटे बाद डॉक्टर आता, वो आके चेक करता, तब तक उसकी क्या कंडीशन होती। बट यही तो इंसानियत होती है ना, ये रिस्की को कहते हैं रिस्पांसिबिलिटी। सीखना बहुत जरूरी बात है। तो आज किसके काम आ रहा है? आप ही के काम आ रहा है ना। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा मैटर करता है। मतलब आप जो काम भी कर रहे होते हैं, ट्रस्ट मी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपने अपने काम के अलावा भी अगर 4 चीजें सीखी हुई हैं वो हमेशा लाइफ में आपके काम आती हैं और ये आपका एक्सपीरियंस बनती है। अच्छा, वो काम जब हम करते हैं तो हमें किसी पर एहसान समझकर नहीं करना चाहिए, इबादत समझकर करना चाहिए। क्योंकि देखिए डॉक्टर जो बंदा होता है मेरे हिसाब से वो मसीहा भी है और इट्स द मोस्ट नोबलेस्ट जो है ना प्रोफेशन ऑफ द जो है ना वो वर्ल्ड। और हमें इस मामले में बड़ा ख्याल रखना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। हमारी अपनी कोई पर्सनल सोशल लाइफ नहीं होती, हमारे अपने पेशेंट्स की, उन्हीं की सोशल लाइफ पर ही जो है ना वो फोकस करना होता है। और एटलीस्ट वी शुड कंसीडर कि भाई जो पेशेंट है अगर हमारा फैमिली मेंबर होता तो कैसा हम क्या करते, हमें वैसे ही करना चाहिए। और इस तरह से अगर होगा तो शायद आपको उस वक्त, अगर आपका बॉस अच्छा है तो आपको अप्रिशिएट भी करेगा, एज एम्प्लॉय आपको वो चीजें करेगा। अच्छा नहीं भी है तो इसका सिला आपको अल्लाह पाक देगा, क्योंकि वो सबसे के ही जो है ना वो है ऊपर हैंड जो है वो हर शय पर कादिर है अल्लाह, ऑब्वियसली। हाँ, चलिए जी, बहुत शुक्रिया। मखदूम बिलावल हमारे साथ मौजूद थे और बात यही हो रही है कि अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आपकी अच्छी इंटेंशन है, अगर आपकी अच्छी नीयत है, तो अल्लाह ताला आपकी अच्छी नीयत पे, आपकी मेहनत पे आपको ज़रूर नवाजता है। जनाब, शो के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने से पहले जो है तो आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं, एंड इट्स अबाउट बॉलीवुड। तो बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, जिनको सब जानते हैं और बड़ा नाम है उनका, अब तो लेजेंड है। मतलब वहाँ पर इंडिया में तो वो सुपरस्टार माने जाते थे एक टाइम पर, और अब भी लोग उनके बहुत फैंस हैं। तो ये जो अभी आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये अमिताभ बच्चन की हैं, पहले की और अब की। और इनकी जो मूवी है जंजीर, ये मूवी जो है, इस मूवी का जो एक इंसिडेंट है वो कुछ इस तरह से है कि भारत के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक लेजेंड माना जाता है और तकरीबन 54 साल से वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बॉलीवुड के शहंशाह के तौर पर जाने जाते हैं। तो अमिताभ बच्चन ने 1969 में फिल्म 7 हिंदुस्तानी से जो अपना फिल्मी करियर है वो शुरू किया और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कामयाब नहीं हुई और फिर फ्लॉप हो गई। उसके बाद वो डिसहार्टेड हो गए और कई नाकाम फिल्मों का उन्हें सामना करना पड़ा। और जिसके बाद फिर क्या हुआ कि वो सोच रहे थे कि वो अदाकारी छोड़कर अपने आबाई शहर इलाहाबाद चले जाएं, और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी कहती हैं कि वो शायद रेलवे स्टेशन तक पहुंच भी गए थे। लेकिन फिर फिल्म जंजीर ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। तो जिस फिल्म को 5 सुपरस्टार्स ने ठुकराया, उसने अमिताभ को शहंशाह बना दिया। 1973 में ये मूवी रिलीज़ हुई और फिल्म हिंदुस्तान समेत दीगर मुल्कों में भी सुपरहिट हुई। 90 लाख रुपए के बजट में बनने वाली इस फिल्म ने हिंदुस्तान में 6 करोड़ रुपए कमाई और दुनिया भर में इसकी जो कुल आमदनी थी वो 17.46 करोड़ रुपए रही। तो जंजीर में अमिताभ बच्चन के साथ फरहान, जया बच्चन और अजित खान समेत दीगर कास्ट भी शामिल थी। अब वो कौन से 5 सुपरस्टार्स थे जिन्होंने इस फिल्म को ठुकराया, और अमिताभ बच्चन ने इस अपॉर्चुनिटी को अपनाया और उसके बाद वो बन गए सुपरस्टार और कहलाए शहंशाह। ये लोग थे जनाब धर्मेंद्र के साथ ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, लेकिन उनकी मसरूफियत के बायस उनकी बात आगे नहीं बढ़ सकी। दूसरे थे देव आनंद, फिर राजकुमार,
दिलीप कुमार और राजेश खन्ना जिनको ये पेशकश की गई, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर जो है ये इन स्टार्स ने ये मूवी ठुकरा दी। और उसके बाद ये मूवी की अमिताभ बच्चन ने, और इनका नाम जो सजेस्ट किया था वो सलीम जावेद जो है, सलीम खान ने अमिताभ बच्चन का नाम तजवीज़ किया था और उन्हें इस एक्शन ड्रामा के लिए हतमी तौर पर मुंतखब कर लिया गया। तो इसका जो एक दिलचस्प किस्सा है वो कुछ इस तरह से भी है कि दिलचस्प मामला ये हुआ कि मुमताज़ जो अमिताभ के साथ इस फिल्म में काम करने वाली थी, उन्होंने इस करियर के बजाय शादी को तरजीह दी और फिल्म से दस्तबरदार हो गई। और उसके बाद हीरोइन के किरदार के लिए जया भाद्री यानी जया बच्चन, जो कि अब उनकी बीवी हैं, उनको कास्ट किया गया और उन्होंने सिर्फ अमिताभ के लिए फिल्म में काम करने पर रजामंदी जाहिर की। जंजीर की कामयाबी ने अमिताभ बच्चन को इंडस्ट्री का सुपरस्टार बना दिया और उसके बाद उन्हें एंग्री यंग मैन के तौर पर भी शोहरत मिली। उसके बाद अमिताभ ने कई फिल्में की, जिसमें सुपरहिट फिल्मों में नमक हराम, शोले, कभी कभी, दीवार और अमर अकबर एंथोनी जैसी कामयाब फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। तो जनाब ये 5 सुपरस्टार्स थे जिनकी जानिब से ये फिल्म ठुकराई गई, लेकिन अमिताभ ने ये फिल्म की। तो इसीलिए कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ वक्त के चलते कर लेनी चाहिए। तो जनाब अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की जानिब कि इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। ये HMVP क्या है, ये कुछ कोरोना से मिलता जुलता है, ये कितना ख़तरनाक है, क्या ये फिर से नई वबा आ गई? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हकीम शाह नज़ीर साहब ने, जो कि हर्बलिस्ट भी हैं, और हम सब की प्यारी एंड फेवरेट बिल्किस आपा। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले बिल्किस आपा से शुरू करते हैं। आप ये बताइए कि अभी ये कोई 5-6 दिन से तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग है कि जी एक नया वायरस आ गया है HMVP, और पता नहीं ये क्या है, कैसे हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें, किस तरह इससे बचा जाए, ज़रा इसके बारे में बताएं कि क्या करें। अच्छा देखिए, ये नया वेरिएंट तो नहीं है, ये पहले से ही है मौजूद। अच्छा। और ये वही है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सीने की जकड़न। इससे इतना ज़्यादा खौफ ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाँ। ये ज़्यादा बच्चों में और जो एजिड लोग होते हैं उनको ज़्यादा टारगेट करता है। सही। ठीक है, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है तो पता नहीं इसकी क्या वैक्सीन आएगी, क्या होगा। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी बेसलाइन अच्छी है, तो कोई भी बीमारी से आप लड़ सकते। आपकी कुव्वते मुदाफ़ियत यानी कि आपके फौज सही है ना, आपके सोल्जर्स अगर वो बेहतरीन है तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो इसलिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। अच्छा, जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो याद रखिए कि विटामिन D3 बहुत वाइटल है। सही। कि आपका विटामिन D3 अच्छा होना चाहिए, आपका B12 अच्छा होना चाहिए, आपका आयरन बेहतर होना चाहिए, ताकि ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में अच्छे तरीके से हो। और हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसका मतलब ये है कि जिनको भी अगर नज़ला, जुकाम, खांसी है तो प्लीज आप लोग मास्क पहने ताकि दूसरे बच सके। सही है ना। यहाँ तंदुरुस्त लोग जो है ना वो मास्क पहन रहे होते हैं और जो बीमार होते हैं वो छींकते फिर रहे होते हैं। सही कह रही है, बिल्कुल। तो ये जो ना उल्टा हो रहा होता है। अच्छा, और दूसरी बात है कि फिर हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हाथ को, हर वक्त जो है ना सैनिटाइज कर रहे होते हैं। तो याद रखिए वो आपके गुड बैक्टीरिया को भी खत्म कर देते हैं। अच्छा। अल्लाह ताला ने जो खिलाफ रखा है हमारा, उसमें बैड बैक्टीरिया भी है, गुड बैक्टीरिया भी है। आप फिर सबको एक लाइन में खड़े करके शूट कर रहे होते हैं। सही। तो इसका आसान हल ये है कि बूस्ट योर इम्यूनिटी। आप इम्यूनिटी बूस्टर, हम लोग ब्लेस हैं पाकिस्तानी के हमारे पास वो चीज़ें, जो चीज़ें बहुत अच्छी हैं वो हमें रेड़ों पे मिल जाती है। अच्छा। ठेलों पे मिल जाती है। वी आर ब्लेस्ड। या हकीम की दुकान से मिल जाती है अभी भी। देखिए ना, कीनू कहाँ मिलते हैं? रेडियो पे मिलते हैं ना। सही। तो कीनू के जूस के बजाय कीनू खाएं। ओके। जूसेस, क्योंकि कीनू में शुगर थोड़ा ज्यादा होता है। सही। तो आपने कीनू खाना है। आपने अनार खाना है, आपने इंजीर खाना है। ये सारी चीजें जो है ना आपकी कुव्वते मुदाफियत को बढ़ाती हैं। सही। लेकिन प्लीज अपना विटामिन D3, B12 सही रखें तो कोई बीमारी हमला आवर नहीं होगी। B12 के लिए वी आर ब्लेस्ड कि हम बड़े का गोश्त खजाना है B12 सही, हम खा सकते हैं। ये मौसम है, आप यखनी बनाएं। अच्छा, फिर कुछ लोग कहेंगे कि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है।
गोश्त में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, उसकी चर्बी में होता है। आप सही। चर्बी ना खाएं, अच्छा अच्छा अच्छा, है ना, सही, आप हाँ। चर्बी ना खाएं आप, और ना हमारे यहाँ तरीक़ेकार लेकिन उल्टा आपको है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं नहीं गोश्त भी हम नहीं खा रहे क्योंकि गोश्त भी हमें को फुला देगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये भी एक बड़ी प्रोटीन कभी भी नहीं फुलाता, सही। प्रोटीन कभी भी नहीं फुलाता। और दूसरी बात है, खाने का वक्त जो है ना गलत मुकर्रर करते। अच्छा। हमारे यहाँ सारी दावतें शाम में होती है, रात में होती है। आप ये याद रखें कि बड़े के गोश्त को निज़ाम हजम का हिस्सा बनने के लिए 8 घंटे चाहिए। तो आप तो पूरी रात बेचैनी में गुजरेंगे। हाँ पूरी दुनिया में प्रोटीन नाश्ता होता है, सही। और हमारे यहाँ इस तरह की दावतें होती है ना, निहारी बना ही सुबह खा, निहार पेट खाने से बना। हाँ। मगर हमारे यहाँ निहारी की दावतें या पाए की दावतें रात को हो रही होती। सही, ये सब सुबह खाने की सब सुबह खानी चाहिए। टाइमिंग सही कर लीजिए, सब सही हो जाएगा। ठीक है जी। शाह भाई जरा बताएं आप कि इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें, हम क्या करें? मैं डॉक्टर बिल्किस की बात को मानूंगा कि ये 2020 में भी ये वायरस आया था, ठीक है। तो उसमें ये है कि ये आम है, ये बच्चों को और बुजुर्गों को मुतासिर करता है। अच्छा। ये जो नया वेरिएंट है इसका, और इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ये बहुत कम लोगों को हो रहा है, सही। सबको ही नहीं हो रहा। अच्छा। तो जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर है, उसको बूस्ट करने के लिए आप किशमिश का इस्तेमाल करें। 10 दाने किशमिश के पानी में भिगो दें, और 1 घंटे के बाद उसे शेक करके वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। सही। आप 4-5 दाने अंजीर के रात को भिगो दें, और सुबह निहार पेट वो अंजीर खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें आप। सही। तो अंजीर को खाने के लिए उसके 4 टुकड़े करके डालें उसमें, ओके, वो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। सही। जो आपकी एनर्जी को भी बूस्ट करेगी, और इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, और साथ में वीकनेस भी दूर होगी इससे। और तीसरी चीज ये है कि विटामिन B12, B6 जो कम हो रहा होता है, तो उसको ठीक करने के लिए अगर आप मीट नहीं खा सकते तो आप असगन नागोरी खाइए। इसमें विटामिन B12, B6 बहुत पाया जाता है। अच्छा। ये लकड़ियां होती हैं, असगन नागोरी, असगन नागोरी, इसे अच्छा। अश्वगंधा भी कहते हैं। अच्छा। इसे साफ करके पाउडर बनाएं। हाँ। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कुछ दिनों में आप एक्टिव भी होंगे, पट्टे भी मजबूत हो जाएंगे। और याद रखिएगा, जो बीच में भी चिकनगुनिया का वायरस चला हुआ था, बिल्कुल। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों को पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था। तो याद रखिएगा, इसमें भी विटामिन डी ट्रिप होता है। अच्छा, जी हाँ, सही। तो अपने विटामिन डी पे आप नजर रखिए। जब ये कम होगा, जाहिर बात है आपको आसाबी कमजोरी भी होगी, पट्टों में दर्द, हड्डियों में दर्द, सुस्ती, काहली, इस कदर सुस्ती होगी कि कहीं जाने को दिल ही नहीं करेगा। सही सही। तो उसको भी ठीक करने के लिए आप अपने करीबी मुआलिज से मिलके कोई सा भी विटामिन डी जो है अपने लिए सजेस्ट करवा लें। अगर जड़ी बूटियों में इस्तेमाल करेंगे तो सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल करें। सफ़ेद मूसली बहुत अच्छी है, विटामिन डी भी है, कैल्शियम भी है उसमें। उसे पाउडर बना के 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में मिला के दोपहर को खाने के बाद लें। तकरीबन 40-45 दिन इस्तेमाल करें। उसके बाद आप अपना विटामिन डी टेस्ट करवा लें। 26 से 30 आपको इक्वल मिलेगा इंशाल्लाह। अरे वाह, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात बताई है शाह भाई ने। अच्छा आपा, सर्दियों में वैसे बहुत सारे लोगों के ना बहुत सारे सवाल होते हैं कि बंदा ये, मैं तो ये सोच रही हूँ तो अच्छा ये वाला क्वेश्चन पूछूंगी, आप आ रही हैं ये बात पूछूंगी। आप क्या प्रेफर करती हैं, आपको क्या लगता है कि आपके लिहाज से सर्दियों की बेस्ट टिप आप लोगों को क्या देना चाहेंगी? जो लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा आपसे पूछते हैं, ये बता दें, इस मसले का हल बता दें, आप ज़रा आज बताएं। अच्छा देखिए, सर्दियों, देखिए हर मौसम के अपने प्रोटोकॉल होते हैं। हाँ। आपने उस मौसम के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। सही। ठीक है, आप अपनी ज़बान के चटखारे पे अमल ना करें। सही। आपका जो बॉडी की नीड है उसको पूरा करें। सही। सही है। देखिए सर्दियों की धूप भी कितनी अच्छी लगती है। हाँ। हमारे यहाँ ये होता है कि अरे धूप में बैठेंगे तो रंग काला हो जाएगा। सबसे पहले ये ना, यही होता है, बिल्कुल। हाँ। लेकिन आप सुबह की धूप आप ले सकते हैं। मेरी स्कूल ऑफ थॉट कहती है सुबह की धूप भी और जाती धूप भी। जाती धूप इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, लेकिन आप वो धूप ले सकते हैं। अच्छा, मैं हमेशा एक बात पे जोर देती हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक चित्राल से है, तो मैं वहां पर भी लोगों को देखती हूँ कि सर्दियों में फालिज बहुत होता है। अच्छा, सही। और उसके होने के पता है वजह क्या है, रीजन क्या है? या सडन डेथ लोगों की होती है क्योंकि बॉडी को ठंडा गर्म करते हैं। अच्छा। वॉशरूम का टेम्परेचर कुछ होता है, रूम का टेम्परेचर कुछ होता है। ये जो टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं, उसकी वजह से बुजुर्गों को खासकर फालिज हो जाता है। सही। देखिए, अगर प्रिवेंट करें कि आपका वॉशरूम, यानी कि आप जब जो वॉशरूम जा रहे हैं और जो आपका कमरा है, उसका टेम्परेचर मेंटेन हो। सही। और ब्लड थिनर। अच्छा। देखें, हमारी ग़िज़ा ऐसी कि हम वॉक नहीं कर रहे होते, बैठे रहते। सही है ना? और नॉर्दर्न एरिया में भी लोग आग सेक रहे होते हैं, कोई और चीज नहीं होती। तो ब्लड थिनर वहां पर भी बहुत सारे हैं। सही। सबसे बेहतरीन ब्लड थिनर आपके घर में अदरक है, लहसुन है,
प्यास है। हम अगर अपने ट्रेडिशन से निकल के कोई दूसरी चीज करेंगे ना, तो उसमें आपको नुकसान होगा। देखें, पंजाब के लोग क्या करते हैं, अलसी की पीनियां बना लेते हैं, लहसुन के लड्डू बनाते हैं। पुराने जमाने में लहसुन के लड्डू, अदरक के लड्डू, हल्दी के लड्डू, ये सब बनते थे ना। बाजरा, अलसी की पीनिया आपा? अलसी की पीनिया। अच्छा, अलसी की पीनिया ने अलसी के लड्डू। अच्छा, हाँ, सही। अलसी के लड्डू बनते थे। अच्छा, जैसे अभी मटर आए, मटर का इस्तेमाल ज्यादा, साग का इस्तेमाल ज्यादा होता है, पनीर साग, ये सारी चीजें होती है ना। सही। आजकल की जो नस्ल है इन चीजों से वो ज्यादा, वो कहती है नहीं, जबान को जो अच्छा लग गया हमने वही मंगाना है, वही ऑर्डर करना है, उससे बीमारियां और बुराइयां शुरू होती है। सही। आपको जो अल्लाह गफूर रहीम ने जो इस मौसम की ग़िज़ाएं दी हैं, आपने वो इस्तेमाल करना है। सही। उसके इस्तेमाल करने से वो आपको उस मौसम से बचाने के लिए। सही। देखिए, सर्दियां आती नहीं, विटामिन सी आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, है ना? हाँ। सब जगह आ जाता है, सब जगह, कीनू की शक्ल में आ जाता है। तो फिर आप सोचो ना, ये क्यों है? सही। ठीक है, ग़िज़ाएं तब्दील हो जाती हैं। हम गिलाफ तो निकाल लेते हैं, लेकिन ग़िज़ाएं तब्दील। अच्छा, वो जो आपने वो फालिज वाला जो आप पॉइंट डिस्कस करी थी, वो जरा बताइएगा कि वो क्या है, मतलब उससे बचा जा सकता है किस तरह, जो है ना वो। देखिए, अब मैं यही कह रही हूँ कि आप वॉक नहीं करते, आप सिर्फ बैठे रहते हो, तो ब्लड थिनर, जैसे हमने कहा, हल्दी, अदरक, लहसुन, लौंग, दालचीनी, लौंग, दालचीनी, अदरक, ये ऐसी चीजें आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को रिटेन करने में आपकी मदद करती है। सही। यखनी का इस्तेमाल, वही मैं कह रही हूँ ना, ट्रेडिशन ना भूलें। हाँ, जैसे ट्रेडिशन ना हर एक हुंजा, गिलगित, चित्राल, वहाँ के अलग जड़ी बूटियां हैं, उनके अलग उस वक्त के खाने। सही। पंजाब वालों के अलग खाने, सिंध वालों के अलग खाने। यहाँ तक कि हमारी मेमन बरादरी भी ना बाजरा की रोटियां बनाते हैं और लहसुन, हरी लहसुन को करके वो यहाँ पर बनाते। तो अलग अलग चीजें होती हैं। यहाँ पे जो है ना, मछली का रिवाज बहुत है, लेकिन हुंजा, गिलगित, चित्राल में मछली। तो कराची के लिहाज से क्या आप सजेस्ट करेंगे, कराची वाले जो है वो क्या खाएं, मतलब यखनी पिए रोजाना। अच्छा। काली मिर्च जरूर डालें। अच्छा, सही। काली मिर्च जरूर डालें, और यखनी का रोजाना बच्चों को भी दें। आप बच्चों को भी यखनी लाजमी दें। ये फ्रीजी ड्रिंक्स, ठंडा पानी, ये सब चीजें छोड़ दे। देखिए, हम लोग मिसाल हर चीज में हम मिसाल लेते हैं, सही, चाइना की, या कोरिया की, या जापान की। सही। तो अगर हम उनसे चीजें तो खरीद लेते हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल, कोरियन स्किन सबको पसंद है, हालांकि वो होती नहीं, वो मिथ है। मगर वो क्या अपनी स्किन के लिए करते हैं, गर्म पानी पीते हैं। आप बताएं, आपा गर्म पानी पी पी के लोगों ने बुरा हाल किया हुआ है। वो ये कहते हैं हमें ग्लास स्किन जो है ना वो मिल जाए, कोरियन स्किन मिल जाए। मतलब कोरियन स्किन नहीं मिल सकती, उनकी जीन से वो खाते क्या, वो मैं और आप नहीं खा सकते ना। सही। वो जो समंदर की कुछ इस तरह की चीजें भी खाते हैं जो मैं और आप नहीं खा सकते। ऑब्वियसली, सही कह रही है ना। तो ये सारी चीजें, ये कोरियन स्किन, सिर्फ देखें, ये कोरियन स्किन जो है ना कोविड में फैला दिया था, गिमिक बना दिया। मैं और आप जो है बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स आई हुई है इसके ऊपर कि जी ये कोरियन स्किन हो जाएगी। मार्केटिंग होता है, हैमरिंग होती है, आपको हैमर करते हैं, चार को बहुत अच्छा फिल्टर करके बता देते। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि आपको पता ही नहीं चलता है फिल्टर है या सही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाह भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह भाई, जब कोरियन स्किन की बात ही हो रही है तो जरा बताएं कि आप हर्बलिस्ट हैं, कोई आपके पास कोई ऐसा हल है, कोई आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी तरह खूबसूरत बन? हाँ बिल्कुल, शाह भाई की तरह कैसे लोग खूबसूरत बन सकते हैं, अपनी स्किन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कोरियन ना सही, कोई पाकिस्तानी अच्छी स्किन कैसे कर सकते हैं आप? देखें, आप लोग मूंग की दाल खाते हैं। हाँ। आप मूंग की दाल 50 ग्राम ले लें, अनार के फूल 50 ग्राम, हुस्न यूसुफ 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर इसे आप दूध में पेस्ट बना के अपने फेस पे अप्लाई करें। अच्छा। आधे घंटे के बाद धो लें। एक टाइम रोजाना करना है, और ये कंटिन्यू आपने 1 महीना करना है। अच्छा, ठीक है। सही। और खाने के लिए जो है आपने गुले गुड़हल, क्या गुड़हल, गुले गुड़हल, चाइना फ्लावर भी कहते हैं इसको। अच्छा। जी, गुड़हल कहते हैं, चाइना फ्लावर। अच्छा। इसका 1 फूल 1 गिलास पानी में भिगो दें, और सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। अच्छा। ठीक है। आप देखिएगा, इसमें विटामिन सी और ग्लूकोथायोन की मिकदार बहुत पाई जाती है। अच्छा। गुले गुड़हल में। आप ये पिएं, और जो मैंने मूंग की दाल का तरीका बताया, आप ये अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला 1 महीने में आप ही की शो में कॉल आएगी कि कितने गोरे गोरे हो गए। अरे भाई, अब 1 महीने बाद ना आप सबने याद रखना है, ये शाह भाई कह रहे हैं 1 महीने बाद आप ही लोग कॉल करके बताइएगा भी कितने गोरे गोरे हो गए, फीडबैक जरूर देना है। अच्छा, अब ये जो ग्लूटाथायोन का जिक्र किया, ग्लूटाथायोन जो है वो बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स में भी जो है ना वो आपको रेकमेंड करते हैं, डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं। इसकी क्या
है देखिए, बैकग्राउंड? ग्लूटाथियोन तो कुछ लोग आपका कहते हैं जी लीवर खुद भी ग्लूटाथियोन बनाता है। से वेट गेन हो जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं, ग्लूटा बहुत अच्छा है एंटीऑक्सीडेंट, अच्छा, इसमें सही। कोई शक नहीं। ग्लूटाथियोन एक्सीडेंटली जो है ना दरियाफ्त हुआ था। अच्छा वो कैंसर पेशेंट को लगाते हाँ। थे तो उनकी स्किन साफ होने लगी, अच्छा तो फिर ये एस्थेटिक में आ गया। हाँ तो आप अगर ये लगा रहे हैं तो देखें कि आप कहाँ से लगा रहे हैं और आपकी एज क्या है। और ये आप जो भी इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं ना, उसकी भी बेस लाइन है विटामिन D3। सही। अगर आपका विटामिन D3 सही नहीं है, हाँ विटामिन D3 वैसे कहते हैं 26-25 तक, मैं हमेशा कहती हूँ 50 प्लस तक आप इसको रखो। अच्छा। आपकी बॉडी में 50 प्लस हो तो आप कोई भी मेडिसिन लोगे हाँ। तो उसका आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा। जैसे मैं बनाती हूँ वाइटनिंग पाउडर बनाती हूँ, सही। उसमें मैं जो छोटी इलायची, मिश्री, बादाम और अनार के फूल, ये चारों चीज़ें हम वज़न होते दूध में डाल के पीते। और ये मैंने भी बनाया था कि मेरी एक हेल्पिंग हैंड थी, वो बार बार बेहोश हो जाती थी। अच्छा बार बार उसके इतने उसके साथ मतलब कि इतनी हाँ। मैंने मेडिसिन वगैरह दी, फिर मैंने उसको देखते तो हुए ना उसको मैंने क्या मसला था, बेहोश हो जाती बार बार? उसकी ब्लड की भी कमी थी। हाँ। कलर बिल्कुल डार्क था और मतलब लथार्जिक हो जाती थी। अच्छा, एनर्जी अच्छा। लेवल सही, जीरो था। हाँ। उसको मैंने ये पाउडर बना के दिया। आप यकीन करें 2 महीने में मैं उसको पहचानी नहीं, इतनी माशाल्लाह उसका रंग साफ सब। तो फिर जो है ना मैंने टीवी पे जाके बताया। हाँ। फिर लोगों को इतना फायदा हुआ, फिर जो है ना प्रोडक्ट बन गई। चलें और जी, इससे जबरदस्त। बहुत फर्क पड़ता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी। आप घर में खुद भी बना सकते हैं, बस सफाई का ख्याल रखिएगा। हाँ। छोटी इलायची हमेशा खोल के देखिएगा कि उसमें उसके जो दाने हैं वो काले हैं, अच्छा। सफेद नहीं है। मतलब ठीक। सही हाँ, वाला हाँ। छोटी सही, इलायची हाँ, लीजिएगा। सही। अनार के फूल बिल्कुल साफ, और अनार के जो हिप होते हैं रोल जैसे उसका हिप हाँ, होता है, हाँ। उसको भी काटना होता है। अच्छा करके सही। बड़ा टेक्निकली इसको फिर वेट सबका वेट एक करके, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। चले जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्ती टिप जो है वो बताइए आपा ने हमें। अच्छा एक चीज़ मैं जी, बताना बिल्कुल, चाहूँगा। हाँ। जिस तरह आपने कहा ना कि इस मौसम में जैसे कराची वाले हों या कराची से बाहर हाँ, निकले, बिल्कुल, हाँ। इसमें साइनसाइटिस एलर्जी बहुत ज़्यादा है। हाँ। गला खराब होता है, बलगम, छींकें, छींकें और हाँ। छींकें ऐसी शुरू होती हैं कि 20-25 एक साथ आ जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो नाक बह भी रही होती है, हाँ। बाज़ लोगों का नाक बंद हो जाता है, गले में गिरना शुरू हो जाता है। सही। और इसमें ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती है, दम घुटता हुआ या घबराहट भी महसूस हाँ, होती है। हाँ। तो आपने बनफशा के पत्ते जो हमारी एंटी एलर्जी कहलाते हैं, इसकी 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। आप अक्सर कहवा पीते हैं ना, आप इसका कहवा बना के पिए। एक टाइम रोजाना रात को पिए। आप देखिएगा आपका पूरा दिन बहुत बेहतरीन गुजरेगा। अच्छा मतलब ये सुस्ती काहिली भी दूर करती है। अच्छा सुस्ती काहिली भी दूर, ये तो वैसे सुस्ती और ये काहिली गला भी के लिए सही हो जाएगा। बच्चों को अगर देना हो तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दें। सही। अच्छा आपा, अभी ये जो स्किन, अब जब सर्दियां हैं, इनफैक्ट गर्मियां भी, बहुत सारे लोग ना सर्दियों की स्किन प्रोडक्ट अलग कर लेते हैं और गर्मियों की स्किन प्रोडक्ट अलग कर लेते हैं। तो ऐसी कोई प्रोडक्ट जो कि सर्दी और गर्मी आप एक ही यूज़ कर सकें, जस्ट लाइक आप सर्दियों में फेस वॉश अपना चेंज कर लेते हैं कि अच्छा थोड़ा सा इसमें मॉइस्ट आ जाएगा, ये ड्राई कर रहा है, या इस तरह से कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं होती कि आप पूरा साल उसको यूज़ कर लें और प्रॉब्लम भी ना हो आपको? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई नहीं ऐसा होता। प्रोडक्ट नहीं होता। आप जैसे अगर आपको कोई फेस वॉश बहुत अच्छा हाँ, लगता है, हाँ। तो आप उसमें ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं। हाँ। आप उसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हैं। सही। है ना, तो फिर आप वो फेस वॉश यूज कर सकते हैं। देखिए मेरी भी नेचुरलाइज कंपनी, हम लोग भी हर मौसम के हर मौसम के लिहाज से, हाँ, उसमें सही। चीजें सामने वाले को नहीं पता चलता कि इसमें क्या क्या है, हम हाँ। बेस लाइन बदल रहे होते हैं चलिए। मौसम के हिसाब से। चलिए जी, ज़बरदस्त। बिल्कीस आपा और शाह नज़ीर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो आपा ने टिप दी है। मतलब मुझे तो ये था कि भाई जो फेस वॉश है वो आपका फेवरेट होता है और आपको फिर सर्दियों में भी चेंज करना पड़ता है, गर्मियों में भी, तो आप इस तरह से कर सकते हैं जैसे आपा ने बताया कि उसमें जो है वो ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं, तो आपका ये सर्दी गर्मी वाला मसला जो है वो हल हो जाएगा। आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज के शो का फीडबैक ज़रूर हमारी सोशल साइट पर दीजिएगा। कल फिर आएंगे टॉप स्टोरीज के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए सिटी एट 10।